पुस्तक 39 अध्याय 1 एक डाउलॉर्ड जिसने डाउमच को विफल कर दिया। वास्ट हेवन पैलेस, डार्क नॉर्थ एस्टेट। सम्राट सोलेस्की, सु यूजी, हेगेमॉन एजियोरफाइंड और फ्लेमिंग भगवान सभी जिनिंग की संपत्ति के सीलबंद द्वार को घूर रहे थे। गड़गड़ाहट। एस्टेट के द्वार खुल गए। पीछे से एक सफेद वस्त्रधारी युवक जिसकी पीठ पर एक काला म्यान था अंदर से बाहर आया। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन सोलेस्की, एजियोरफाइंड और बाकी सभी ने चुपचाप आह भरी। सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ एक क्षयग्रस्त सच्ची आत्मा द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर पा रहे थे। हालांकि ये तरंगें अत्यंत सूक्ष्म थीं, फिर भी वे निरंतर और सतत थीं। हालांकि निंग की सच्ची आत्मा एक साधारण मनुष्य की आत्मा से अथाह रूप से अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी पर्याप्त समय मिलने पर वह बुझ जाती। मास्टर, फ्लेमिंग ने अपना विशाल सिर उठाया और हताश होकर निंग को घूरने लगा। डार्क नॉर्थ, सोलेस्की और एजियोरफाइंड कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दोनों ही हिचकिचा रहे थे। सु यूजी की आंखें पूरी तरह लाल थीं और वह अपनी अमर ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने आंसुओं को तुरंत वाष्पित कर रही थी। तुम सबको देखो, निंग हंसा। जिसने भी साधना का मार्ग चुना है वह जानता है कि यह कितना कठिन मार्ग है। ओमेगा दाव के लिए दावमज सबसे कठिन है। मैं अपने दावमज में असफल रहा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए मानसिक रूप से बहुत पहले से तैयार था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एजियोरफाइंड की आंखें चमक उठीं और उसने पुकारा, डार्क नॉर्थ, तुमने अभी बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरा दाव हृदय तुम्हारे हृदय से कमतर है। अगर मैं अपने दावमच को विफल कर देता तो मैं इसे सहन नहीं कर पाता। मेरे स्वभाव को देखते हुए मैं शायद पागल हो जाता। अगर मैं अंततः शांत भी हो जाता तो भी यह बहुत लंबे समय तक अपनी भड़ास निकालने के बाद ही होता। मैं और कुछ वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा अवश्य करता रहूंगा। जब तक तुम जीवित हो मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। भविष्य में तुम मुझसे जो भी कार्य करवाना चाहोगे मैं उसे अपनी पूरी क्षमता से पूरा करूंगा। शुक्रिया, निंग मुस्कुराया। कुछ लोग जिन्हें जबरन अनुचर बनने के लिए मजबूर किया जाता है वे नाराज हो जाते हैं, लेकिन निंग और एजियोरफाइंड एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते थे कि एजियोरफाइंड जानता था कि निंग किस तरह का इंसान है। निंग एक खुला सीधा इंसान था जो अपने दोस्तों के लिए दयालु और दुश्मनों के लिए भयानक था। एजियोरफाइंड को निंग के साथ अपने रिश्ते का आनंद आ रहा था और निंग को दावमज में असफल होते देखकर वह खुद को दुखी महसूस करने से नहीं रोक सका। वह ये सोचकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका कि इतना अद्वितीय दावलॉर्ड इस ब्रह्मांड से कैसे गायब होने वाला था। डार्क नॉर्थ, तुम्हारे छात्र और साथी शिष्य सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम? सोलेस्की बोला। उनकी चिंता मत करो, यह उनके लिए एक सबक माना जा सकता है कि दावमच कितना क्रूर और निर्दयी है। निंग ने हंसते हुए कहा, आओ आओ, तुम सब मेरे साथ बैठो और पियो। हमारे यहाँ जल्द ही मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? एजियोरफाइंड और सोलेस्की थोड़ी देर के लिए चौंके, लेकिन फिर उन्हें तुरंत समझ आ गया। लोनली किंग और रिंसलॉर्ड विंडग्रेस अपने समय का इंतजार कर रहे थे। अब जबकि निंग ने दावमच को विफल कर दिया है वे शायद अपनी चाल चलेंगे। हम अपने मेहमानों का इंतजार करते हुए यहीं शराब पिएंगे। निंग बाहर की ओर देखने लगा जहां कई आकृतियां वास्ट हेवन पैलेस की ओर उड़ रही थीं। वह मुस्कुराया, भाई ब्राइट शो, चूंकि आप आ ही गए हैं तो हमारे साथ भी थोड़ी शराब बांट लीजिए। फुफ। वास्तेवेन महल के चारों ओर की सुरक्षा दीवारें टूट गईं, जिससे हेगेमॉन ब्राइट शो, हेगेमॉन विंडरिन, हेगेमॉन नेदरलिली, दाववादी ब्लूस्टोन, सम्राट गोल्डिस, सम्राट ब्लैक क्लाउड और कुछ अन्य हेगेमॉन और सम्राट जिनके निंग के साथ अच्छे संबंध थे अंदर उड़कर आ गए। सभी एक दूसरे को जानते थे और दोस्त माने जा सकते थे। अब जबकि निंग दावमच को विफल कर चुका था सभी को बहुत अफसोस हुआ और वे उससे मिलना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि सफेद वस्त्रधारी युवक ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया तो हेगेमॉन और सम्राट एक बार फिर मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से कितने लोग दावमज में असफल होने और एक साधक को लगने वाले सबसे गंभीर आघात को सहने के बाद इतनी जल्दी अपना धैर्य वापस पा सकेंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि दावलॉर्ड डार्क नॉर्थ इतनी प्रभावशाली ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, उसका रास्ता ओमेगा दाव का था। अगर उसने कोई आसान रास्ता चुना होता जैसे कई सर्वोच्च दाव का विलय तो शायद वह पहले ही एक हेगेमॉन बन चुका होता। चलो आज ज्यादा बातें नहीं करते, खूब पी लो, निंग ने कहा। हेगेमॉन ब्राइट शो और बाकी सब समझ गए निंग जैसे विशेषज्ञ को दूसरों की दया की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो बस खाते पीते हैं। डार्क नॉर्थ, मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारी शराब का पूरा स्टॉक साफ कर दूं। जितना चाहो उतना पी लो। हमारे मेहमान शायद जल्द ही हमें टोकेंगे और हमें पीने से रोकेंगे। निंग ने चिढ़ाते हुए कहा। मेहमान? हेगेमॉन ब्राइट शो और बाकी सब कांप उठे। वे जानते थे कि निंग लोनली किंग और रियल्सलॉर्ड विंडग्रेस की बात कर रहा था। वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वहां मौजूद सिर्फ फ्लेमिंग और निंग ही थे जो अपनी बेपरवाह शांति बनाए रख पाए। हेगेमॉन, सम्राट, सु यूजी, पिलसेंट और फ्लेमिंग सभी सहजता से एक दूसरे के साथ बैठ गए। कुछ घास पर बैठे, कुछ पत्थर के पुल पर, कुछ मंडप में। सबके सामने शराब से भरी मेज थी और पूरा परिसर ठहाकों और हंसी मजाक की आवाजों से गूंज रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। निंग ने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और दूर तक नजर दौड़ाई। उसकी नजर शून्य में पड़ी और उसे नीली रोशनी की एक लकीर दिखाई दी जो अभी अभी वास्तेवन एववल्स तक पहुंची थी और यहाँ तक पहुंच रही थी। यह नीली रोशनी की लकीर दाढ़ी वाला अस्त व्यस्त बूढ़ा रियल्सलॉर्ड विंडग्रेस था। निंग के अलावा किसी ने भी रियल्सलॉर्ड के आगमन पर ध्यान नहीं दिया।
ब्लैकसन वाकई लाजवाब है। हिडन फाइंड रियल्म्स और फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स काफी दूर हैं, लेकिन वह तुरंत पहुंच गया। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। सिथ वाकई लाजवाब हैं। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस वास्टहेवन एवरवल्फ के भीतर हवा में चलते हुए तेजी से वास्टहेवन पैलेस के बाहर पहुंचे। मेरे युवा मित्र डार्कनॉर्थ, उनकी आवाज अचानक बाहर से गूंजी। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस आ गए हैं। आइए और हमारे साथ कुछ प्याले वाइन का आनंद लीजिए, निंग ने कहा। रियल्म्स लॉर्ड के सामने से बैरियर हट गए, जिससे उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल गया। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस आकाश मार्ग से होते हुए वास्टहेवन महल में प्रवेश कर गए। डार्कनॉर्थ एस्टेट के सभी हेजेमोन और सम्राट खड़े हो गए, यहाँ तक कि चिड़चिड़े हेजेमोन अजूरफिएंट भी उठ खड़े हुए। केवल निंग और फ्लेमविंग ही बैठे रहे। नमस्कार रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस, सभी ने आदरपूर्वक कहा। जब रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस ने देखा कि निंग बैठा हुआ है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, हालांकि उसका चेहरा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस, कृपया बैठ जाइए। निंग ने घास के एक टुकड़े पर रखी एक मेज की ओर इशारा किया। इस वाइन की खुशबू वाकई बहुत अच्छी है। रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस मेज के पास गया और कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसने वाइन का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे गटकने लगा। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। डार्कनॉर्थ, मेरे युवा मित्र, जैसे ही मैंने सुना कि तुम दाऊमज में असफल हो गए, मैं तुरंत यहाँ आ गया। काश ओमेगा दाव के लिए दाऊमज अविश्वसनीय रूप से कठिन रहा होगा। ऑटॉक्स ने एक बार मुझसे कहा था कि ओमेगा दाव के साथ कोई भी दाऊमज में सफल नहीं हो पाया है। पूरा इलाका तुरंत शांत हो गया। कई हेगेमॉन और सम्राटों की अब एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। सू यूजी और पिल्सेंट दोनों को एहसास हो गया था कि माहौल कितना दमनकारी और उदास हो गया था। रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस द्वारा निंग द्वारा दाऊमज को विफल करने का मुद्दा तुरंत उठाना इस बात का संकेत था कि वह स्पष्ट रूप से एक काम के सिलसिले में आया था। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे युवा मित्र डार्कनॉर्थ। रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस ने निंग की ओर देखा। फ्लेमविंग गॉड को स्वेच्छा से मेरी सेवा करने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम उनके स्वामी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं तुम्हें सहमत होने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अंततः ये तुम्हारा अपना निर्णय होगा। अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो बस मुझे बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। मैं विंडग्रेस इसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा। वास्तव में मैं इसके लिए जीवन भर की शपथ भी ले सकता हूँ। अगर तुम मान भी जाओ तो भी मैं फ्लेमिंग गॉड को तुरंत नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे मरने और तुम्हारे दाव के गायब होने का इंतजार करूंगा। रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस ने निंग की ओर देखा। ग्वार। निंग बिल्कुल शांत था, लेकिन खुशी से खाता हुआ फ्लेमविंग ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने एक भयानक दहाड़ लगाई और अपने असली पंख वाले ज्वाला से नहाए भालू के रूप में बदल गया। फिर सीधे रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस की ओर बढ़ गया। अच्छा बनो फ्लेमविंग। निंग की आवाज सुनकर फ्लेमविंग अचानक रुक गई। उसने निंग की तरफ नाखुश होकर देखा। मालिक अच्छा रहो, बस खाते रहो, इन सब की चिंता मत करो, निंग ने कहा। ओह। फ्लेमविंग एक बार फिर इंसानी रूप में बदल गया, फिर बैठ गया और खाने लगा। 2 निवाले खाने के बाद उसने फिर से अपना सिर घुमाकर निंग को घूरा। गुरुजी, मैं सिर्फ आपके पीछे जाऊंगा, मुझे बाकी कोई पसंद नहीं। विंडग्रेस। अचानक एक ठंडी स्पष्ट आवाज गूंजी जिसने वास्टेवेन पैलेस के ऊपर के आसमान को हिला दिया। जी निंग, रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस और बाकी सभी लोग मुड़कर देखने लगे। उन्होंने ऊपर आसमान में स्पेस टाइम में एक विशाल दरार देखी जिसमें से कई आकृतियां उड़ रही थीं। वहां 50 से ज्यादा विशालकाय गोमेद मानवरूपी आकृतियां थीं और वे व्यवस्थित पंक्तियों में खड़ी थीं। उनके सिर पर सुनहरे मानवरूपी 2 आकृतियां थीं जो एक विशाल उड़ते हुए चांदी के सिंहासन के दोनों ओर खड़ी थीं। चांदी के सिंहासन पर चांदी के वस्त्र पहने एक सुनहरा मानव रूपी बैठा था। वह दूर स्थित वास्टेवन महल को ठंडी आंखों से घूर रहा था और उसके माथे के बीचों बीच लगा रक्तवर्ण हीरा बर्फीली तीसरी आंख की तरह चमक रहा था। लॉर्ड वुल्फ अपने 4 काले सम्राटों को लेकर तुरंत दूसरों से मिलने के लिए निकल पड़े। लॉर्ड वुल्फ राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। शुक्र है कि महाराज जल्दी पहुंच गए थे, अगर वे कुछ मिनट और देर से पहुंचते तो मामला और बिगड़ सकता था। तुम बहुत जल्दी आ गए। महल के ऊपर आसमान में रियम्सलॉर्ड विंडग्रेस की आवाज गूंज उठी। और तुम पूरी आइसपीक आर्मी भी ले आए। लगता है तुम फ्लेमड्रैगन रियम्स के बाहर काफी देर से इंतजार कर रहे होगे। लेकिन लोनली, तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि आइसपीक आर्मी के सैनिक अगर इसमें शामिल हो गए तो अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। तुम्हें उन्हें छिपने देना चाहिए और इसमें शामिल होने से बचना चाहिए। और उनकी जान कौन लेगा? तुम। अकेला राजा अपने सिंहासन पर से उसे घूर रहा था। वास्टेवेन महल के अंदर के हेजमन और सम्राट, वास्टेवेन महल के शिष्य, वास्टेवेन एवरवल्फ के भीतर से दिख रहे शाश्वत सम्राट, सभी पूरी तरह से स्तब्ध थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ भी कर सके। पुस्तक 39 अध्याय 2 संघर्ष। इतने सारे महान काले सम्राट, शाश्वत सम्राट जो दाऊमज के दौरान जीनिंग द्वारा उत्सर्जित आभा से आकर्षित हुए थे, आइसपीक सेना को प्रकट होते देख बुरी तरह डर गए। यहाँ तक कि साधारण सैनिक भी शक्ति के आधिपत्य स्तर पर थे जो साधारण सम्राटों को आसानी से मिटा सकते थे। और 3 सेनापति भी आ गए थे उनके नेता लोनली किंग के साथ। क्या वह आइसपीक आर्मी का महान नेता लोनली किंग है? मैंने सुना है कि दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ ने फ्लेमिंग गॉड के नेतृत्व में आइसपीक आर्मी के कई ब्लैक सम्राटों पर हमला करके उन्हें मार डाला। हालांकि आइसपीक आर्मी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब लोनली किंग आखिरकार प्रकट हो गया है। आइसपीक आर्मी के लोनली किंग और हमारे 16 रियल्म्स एलायंस के रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस दोनों ही प्रकट हुए हैं।
वे सब फ्लेमिंग गॉड के लिए ही आए होंगे। यह एक पौराणिक अराजकता आदिम है। कौन इसे नहीं चाहेगा? डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ तो बस एक डाउलॉर्ड है, लेकिन उसके साथ फ्लेमिंग गॉड के होते हुए कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जबकि वह अपने डाउमज में असफल हो गया है, लोनली किंग और रिंसलॉर्ड विंडग्रेस उस जानवर के लिए लड़ने के लिए सामने आए हैं। यही बात शाश्वत सम्राट एक दूसरे से मन ही मन फुसफुसा रहे थे। सच तो ये है कि वे सब बस भाग जाना चाहते थे, लेकिन वे बहुत धीमे थे। स्पेस टाइम को चीरने की बात, आइसपीक आर्मी ने इतनी अविश्वसनीय शक्ति की अदृश्य लहरें छोड़ी कि उनमें ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी, इस डर से कि कहीं आइसपीक आर्मी चिढ़कर उन्हें मार न डाले। बहुत पहले डॉन वॉर के दौरान मैंने तुम्हारी छोटी सी आइसपीक आर्मी में जितने सिथे हैं उससे कहीं ज्यादा सिथे का सामना किया और उनसे लड़ा। अगर मैं ब्लैकसन को सक्रिय कर दूं तो मैं उन सबका कत्लेआम कर दूंगा। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस की आवाज खतरे से भरी थी। लोनली, अगर तुम्हें भी फ्लेमिंग गॉड में दिलचस्पी है तो चलो बैठकर इस पर एक छोटी सी शांतिपूर्ण प्रतियोगिता करते हैं। लेकिन अगर तुम पूरी आइसपीक आर्मी लेकर आ गए, अगर हम सचमुच लड़ पड़े तो इसका असर शायद पूरे वास्टहेवन एवरवर्ल्ड पर पड़ेगा। अगर हम सावधान नहीं रहे तो शॉकवेव्स वास्टहेवन पैलेस तक पहुंच सकती हैं। चिंता मत करो, अगर मैं अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो मैं इतना लंबा जीवन कभी नहीं जी पाता। लोनली किंग अपने सिंहासन पर बैठा रहा और ठंडे स्वर में बोला, जहां तक मेरी आइसपीक सेना के नरसंहार की बात है, डॉन युद्ध के दौरान तुम इतने सारे पुण्य इसलिए कर पाए क्योंकि तुम्हारे साथ कई अन्य प्रमुख शक्तियां थीं जो तुम्हारी मदद कर रही थीं और तुम्हारे साथ लड़ रही थीं। सज्जनों, आइए बैठकर इस पर बात करें। निंग ने हाथ में शराब का प्याला लिए कहा। उसकी आवाज गूंज उठी और सदाबहार हवा में कंपन पैदा कर दिया, लेकिन ऐसा उसने दाव की प्राकृतिक तरंगों के साथ साथ चलते हुए किया। अब वह दैवीय शक्ति या अमर ऊर्जा का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वास्तव में आवश्यक न हो। इसमें मत पड़ो, विंडग्रेस और मैं आपस में तय करेंगे कि कौन बेहतर है। लोनली किंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। बाहर आओ रिंसग्रेस, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर घुसकर धमाचौकड़ी मचा दूंगा। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस ने गुस्से से एक घुराघुराहट भरी, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। डार्कनॉर्थ, मेरे जवान दोस्त, मुझे लोनली किंग को भगाने दो। आगे बढ़ो। निंग ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। शराब का प्याला हाथ में लिए वह बस देखता रहा कि कैसे रिंसलॉर्ड विंडग्रेस उड़ गया। धमाका धमाका धमाका। एकाकी राजा का चांदी का सिंहासन अचानक एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठा जो उसके सिंहासन के दाएं और बाएं तरफ फैल गई। वहां एक दूसरा और तीसरा एकाकी राजा प्रकट हुआ जो सभी अपने अपने चांदी के सिंहासनों पर विराजमान थे। अब 3 चांदी के सिंहासनों पर 3 एकाकी राजा विराजमान थे और वे सभी एक जैसे दिख रहे थे और उनकी आभा भी एक जैसी थी। अपनी संरचना तैयार करो, लोनली किंग ने आदेश दिया। फुफ, उसके तीनों स्वर्ण सम्राट सेनापतियों को ढनके हुए चांदी के आरेख चमक उठे और साथ ही कई काले सम्राटों को ढनके हुए चांदी के आरेख भी। उनसे हमेशा घनी ठंडी आभा निकलती थी, लेकिन अब यह आभा फैलकर बर्फ की एक पूरी चांदी सफेद लहर बन गई जो हर दिशा में गर्जना कर रही थी। तीनों सेनापति और कई सैनिक एक साथ मिलकर एक अजीब चांदी की संरचना आरेख बना रहे थे, जिनके शरीर चांदी के कवच की एक परत से ढके हुए थे। आओ देखते हैं मेरी आइसपीक आर्मी ज्यादा मजबूत है या तुम, विंडग्रेस, लोनली किंग ने ठंडे स्वर में कहा। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस वास्टहेवन पैलेस से बाहर निकला, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सच तो ये था कि वह आइसपीक आर्मी से काफी सावधान था। लोनली किंग से निपटना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आइसपीक आर्मी के सामने विरोधियों की एक बड़ी संख्या थी। अगर वह उनसे निपटना चाहता था तो उसे ब्लैकसन को कई बार सक्रिय करना पड़ता। इसके अलावा एक ब्लैक एम्परर को मारने के लिए ब्लैकसन को हर बार उच्च स्तर की शक्ति का प्रयोग करना पड़ता और इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। उसे लोनली किंग से निपटने में 50% आत्मविश्वास था और जिंदा बचने का उसे 100% भरोसा था। लेकिन अब जब पूरी आइसपीक आर्मी भी यहाँ थी तो उसकी जीत की संभावना ज्यादा से ज्यादा 10% थी, जबकि जिंदा बचने की संभावना 80% - 90% तक गिर गई थी। खुशकिस्मती से ब्लैकसन का सामना करते हुए भी लोनली किंग थोड़ा घबराया हुआ था। यही वजह थी कि लोनली किंग ने तुरंत एक सुरक्षात्मक क्षमता का इस्तेमाल करके खुद को 3 हिस्सों में बांट लिया था। तुमने खुद को 3 शरीरों में बांट लिया। जब तक मैं तुम तीनों को खत्म नहीं कर दूंगा तुम शायद मर ही जाओगे, रिंसलॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। मुझे मार डालोगे? कोशिश तो करो। अकेले राजा की आवाज पहले जैसी ही घमंडी और दबंग थी। जैसे ही उसने कहा, उसके तीनों माथे पर लगे रक्तलाल हीरे एक साथ प्रकाश की किरणें छोड़ गए। स्विश स्विश स्विश। प्रकाश की 3 रक्तलाल किरणें फ्लेमिंग से भी तेज उड़ीं जब वे रिंसलॉर्ड विंडग्रेस की ओर बढ़ीं। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस बिल्कुल शांत रहा। उसके सामने अचानक कहीं से एक मुट्ठी भर छोटा सा ग्रह प्रकट हुआ। ये ग्रह अनगिनत रूनों से ढका हुआ था और तेजी से फैलकर 30 मीटर व्यास का हो गया। धमाक धमाक धमाक। उसने 3 रक्तलाल प्रकाश किरणों के प्रहारों को सहजता से विक्षेपित कर दिया। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस फिर सीधे उस छोटे से ग्रह के अंदर चला गया। ब्लैकसन, अकेला राजा निराश हुए बिना नहीं रह सका। उसके पास और भी खजाने थे, लेकिन रिंसलॉर्ड विंडग्रेस का ब्लैकसन एक भयानक युद्ध मशीन था जिसने सिथे को युद्ध क्षेत्र के एक पूरे क्षेत्र को प्रभावित और नियंत्रित करने की अनुमति दे दी थी। ब्लैकसन का नियंत्रक पूरी सुरक्षा के साथ इसके भीतर छिपा रह सकता था। उसके पास ब्लैकसन तो हो सकता है, लेकिन वह असली सिथे नहीं है। उसके पास उनकी तरह असीमित ऊर्जा का भंडार नहीं है।
दूसरी ओर मेरे पास कई तरकीबें हैं। मैं पूरी आइसपीक सेना से उस पर हमला करवा सकता हूँ। जब तक वे ब्लैकसन को घेर कर फंसा सकते हैं, तब तक अगर वह अंदर छिपा भी रहा तो भी वह मानो जेल में होगा। इसका एकमात्र परिणाम मौत होगी, लोनली किंग ने सोचा। हालांकि वह ये भी जानता था कि रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस को मारने की उसकी संभावनाएं बहुत कम थीं, जबकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। जब तक मैं रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस को ब्लैकसन के साथ भागने पर मजबूर कर सकता हूँ, मैं जीत जाऊंगा। लोनली किंग को ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है। अगर रियल्स लॉर्ड भाग गया तो उसे यकीन था कि दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ को पता होगा कि क्या फैसला लेना है। हमला करो, अकेला राजा ने आदेश दिया। धमाका। 3 चांदी के सिंहासनों पर बैठे 3 एकाकी राजाओं ने बढ़ती और भयानक शक्ति का आभामंडल बनाना शुरू कर दिया। यह आभामंडल इतना प्रबल था कि निंग, जो उनके नीचे शांति से शराब पी रहा था, भी थोड़ा मुंह बनाने लगा। उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, फिर धीरे से बुदबुदाया। किंवदंतियां कहती हैं कि एकाकी राजा एक बार पूरे दूसरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सक्षम था। क्या यही वह तकनीक थी जिसका उसने इस्तेमाल किया था? मैं उन्हें ऐसे ही जारी नहीं रहने दे सकता। अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी तो वे अनजाने में वास्थेवन एवरवर्ल्ड को नष्ट कर सकते हैं। रुको, निंग चिल्लाया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। उसके ऊपर रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस, लोनली किंग और आइसपीक आर्मी खड़े थे। वे बस युद्ध करने ही वाले थे, लेकिन सबके सब शून्य भाव से देखने लगे। क्या तुम डर गए हो? तीनों एकाकी राजाओं ने नीचे देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, क्षेत्र का स्वामी मुझे मार नहीं सकता, और वह मेरे पास मौजूद सभी तरकीबें भी नहीं जानता। मेरी हिमशिखर सेना का सामना करने पर उसके पास शायद भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ, मेरी सलाह है कि तुम आगे बढ़ो और ज्वाला पंख वाले देवता को मुझे सौंप दो और उसे मेरी सेवा करने दो। मैं इसके लिए सबसे उपयुक्त स्वामी हूँ। यद्यपि लोनली किंग ने ब्लैकसन के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था, लेकिन जब उसने रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस को इसे बनाते देखा तो वह असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यही बात रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस के लिए भी सच थी। जब उसका सामना पूरी आइसपीक सेना से हुआ तो उसे अंदाजा हो गया था कि यह एक बहुत ही भयंकर युद्ध होगा। उनके लिए बेहतर यही होगा कि वे इसे बिना लड़े ही समाप्त कर दें। एक बार जब दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ खुलकर किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए आगे आ गया तो युद्ध निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि जिस पक्ष को फ्लेमविंग गॉड की मदद मिलेगी वही जीतेगा। फ्लेमविंग गॉड लगभग अविनाशी थे और उनके आक्रमण का सामना कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि ब्लैकसन भी धराशायी हो जाएगा, जबकि आइसपीक सेना बिखर जाएगी। डार्कनॉर्थ, तुम खुद चुन सकते हो। रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस ने निंग की ओर देखा। विंडग्रेस ने तुमसे कुछ वादे किए होंगे, मुझे लगता है, लोनली किंग ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मुझे वो करने से कोई नहीं रोक सकता जो मैं करना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे ठेस पहुँचाएगा तो मैं अपना बदला लेने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। पूरा इलाका गहरे सन्नाटे में डूब गया। सभी हेजमोन और सम्राट अंदर से कांप रहे थे। वे सभी आइसपीक आर्मी की क्रूर प्रतिष्ठा से वाकिफ थे। अकेला राजा सचमुच क्रोधित होने पर एक भयानक व्यक्ति बन जाता था। मैं उस फ्लेमविंग गॉड का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, लोनली किंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम दावमच को नाकाम कर चुके हो। अगर तुम पूरी सावधानी से भी जियो तो भी तुम एक नाजुक दाव लॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं रहोगे, जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 1000 अराजकता चक्रों तक ही रहेगी। अगर तुम मुझे दुश्मन बनाओगे तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे किसी भी दोस्त या परिवार का, जिसका भी तुमसे कोई नाता हो, सफाया कर दूंगा और तुम्हारी मातृभूमि को भी मिटा दूंगा। मेरे द्वारा खोजी गई रिपोर्टों के आधार पर तुम सबसे पहले बैडलैंड्स क्षेत्र में प्रकट हुए थे, है ना? उस समय तुम सिर्फ एक एल्डर गॉड थे। मुझे लगता है कि एक नाजुक एल्डर गॉड इतनी दूर तक नहीं आ सकता था, यानी तुम्हारी मातृभूमि बैडलैंड्स क्षेत्र के पास ही होनी चाहिए। मेरी शक्ति और आइसपीक सेना की ताकत को देखते हुए हम उसे जरूर ढूंढ पाएंगे। तीनों एकाकी राजाओं ने निंग को गौर से देखा। उनके माथे के हीरे उस भयानक, दुष्ट रक्त लाल रोशनी से चमक रहे थे। मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि सही विकल्प क्या है। अकेला राजा द्वेष से घबरा गया। मूलतः निंग काफी शांत था, लेकिन जब उसने लोनली किंग को ये धमकी देते सुना कि वह आपके किसी भी मित्र या परिवार को नष्ट कर देगा जिसका आपसे कोई भी संबंध हो, और यह भी कि निंग की मातृभूमि बैडलैंड्स क्षेत्र के पास होनी चाहिए, तो निंग की आंखों में एक ठंडी झलक उभर आई। स्नेक, निंग ने अपनी पीठ पर रखी काली म्यान से तलवार निकाली। क्या तुम पागल होने वाले हो? मैंने सुना है कि कुछ दाव लॉर्ड्स जो दावमज में असफल रहे हैं, सावधानी को हवा में उड़ा देंगे और उन्मत्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा फ्लेमविंग गॉड भी मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे हर प्रिय व्यक्ति और हर चीज का विनाश करके रहूंगा। लोनली किंग की आंखों से हत्या की भावनाएं झलक रही थीं। फुस, निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर टिमटिमा रहा था और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वह फ्लेमविंग गॉड और उन रक्तलाल हीरों से निकली रोशनी दोनों से कहीं आगे निकल गया। वह सबसे बाईं ओर स्थित लोनली किंग के ठीक बगल में दिखाई दिया और उसने अपनी नॉर्थबो तलवार से एक सहज वार किया। स्विश! यह एक साधारण वार था जिसे दूर बैठे हेजमोन और शाश्वत सम्राट भी साफ देख पा रहे थे। ये बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन इसने लोनली किंग की गर्दन को आसानी से चीर दिया। उसके चांदी के वस्त्र और यहाँ तक कि उसके सुनहरे शरीर को भी ऐसे चीर डाला जैसे वे टोफू से बने हों। कट इतना साफ था कि लोनली किंग की गर्दन पर कोई घाव भी नहीं दिख रहा था। हमला धीमा लग रहा था,
लेकिन ये बस एक भ्रामक भ्रम था जो इस हमले में निहित अस्थायी व्यवधान के कारण पैदा हुआ था। सच तो ये था कि यह इतना तेज था कि कोई भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। यह अकेले राजा की आंखें बाहर निकल आईं। कर्म के जरिए एक अदृश्य शक्ति ने उस पर प्रहार किया और उसकी आत्मा को तुरंत मिटा दिया। अपने वर्तमान स्तर पर निंग को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि तीनों में से कौन असली है। निंग की तलवार कर्म से ही जुड़ी थी। अगर असली लोनली किंग किसी बिल्कुल अलग लोक या किसी और लोक में छिपा भी होता तो भी वह नष्ट हो जाता। एकाकी राजा की उभरी हुई आंखें अचानक नर्म पड़ गईं। उसकी निगाहों में एक मुक्ति का भाव उभर आया और उसके होंठ सचमुच मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गए। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। तीनों एकाकी राजा नीचे गिर पड़े। उनमें से दो तो पूरी तरह से गायब हो गए, जबकि दूसरा अपने चांदी के सिंहासन पर गिरा पड़ा था। निंग ने पहले से ही मर चुके लोनली किंग की तरफ एक नजर डाली, फिर धीरे से बुदबुदाया, तुम सही कह रहे हो। एक डाउलॉर्ड होने के नाते जो डाउमज में असफल रहा है, मेरे जीने की एक सीमा है। मैं सचमुच अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बार जब तुमने वो धमकियां दी तो मेरे पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्नेक। निंग ने नॉर्थबो तलवार को वापस अपनी पीठ पर म्यान में रख लिया। पुस्तक 39 अध्याय 3 दंड स्वीकार करें। जी निंग ने लोनली किंग के चांदी के वस्त्र, उसके रक्त लाल हीरे और उस चांदी के सिंहासन को जिस पर वह बैठा था गौर से देखा। ये सभी अत्यंत शक्तिशाली सिथे हथियार थे। ये उसके लिए तो कम उपयोगी थे, लेकिन दूसरों के लिए अतुलनीय मूल्य के थे। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और लोनली किंग की लाश, सिंहासन और खजाने को इकट्ठा कर लिया। पूरा इलाका पूरी तरह से शांत था। वास्टहेवन पैलेस के ऊपर का आसमान पहले रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस और आइसपीक आर्मी के बीच मुकाबले का अखाड़ा बना हुआ था। कुछ क्षण पहले उनकी आभाएं भड़क रही थीं, लेकिन अब उन सभी ने अपनी सांसें रोक ली थीं। दूर से देख रहे भयभीत सम्राट अविश्वास से घूर रहे थे। यहाँ तक कि वास्टहेवन महल के अंदर मौजूद लोग, जैसे सम्राट सोलेस्की, हेगेमोन अज़ूरफाइंड और फ्लेमविंग गॉड, सभी सिर उठाकर देख रहे थे। इस क्षण प्रत्येक साधक का ध्यान पूरी तरह से पीठ पर काले आवरण वाले श्वेत वस्त्रधारी युवक पर केंद्रित था। उसकी आभा बिल्कुल साधारण थी, एक डाउलॉर्ड की आभा। कोई यह भी महसूस कर सकता था कि उसकी सच्ची आत्मा लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में टूट रही थी। वह एक दयनीय डाउलॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं था जो डाउमज में असफल रहा था, लेकिन वे सब सन होकर देखते रहे जब वह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति लोनली किंग के सिथे हथियार इकट्ठा कर रहा था। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, हालांकि वे उन खजानों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। मास्टर, सू यूजी ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। वह निंग के लिए उत्साहित थी। उसे अब भी याद है कि वे पहली बार कब मिले थे। उस समय वह एक ज्येष्ठ देवता था, जबकि वह एक अमर पितृदेवी थी। वह पहले से ही अतुलनीय रूप से सुंदर थी और कई साधक उसके ताऊ साथी बनने की आशा में उसे लुभा रहे थे। जब वह निंग से मिली थी तो उसने निंग को अपने वर्ग से ऊपर के विश्व स्तरीय साधकों के विरुद्ध लड़ते देखा था और इसलिए उसने तुरंत स्वेच्छा से उसका अनुचर बनने का निर्णय लिया था। वह उसका पीछा करती रही, उसे करीब से बढ़ते हुए देखती रही। वह लगातार चमकदार होता जा रहा था और फ्लेमड्रैगन रियल्म्स के इतिहास में नंबर 1 डाउलॉर्ड बन गया था। उसने एक हेगेमोनिक अनुचर का सामना किया था और फ्लेमिंग गॉड को भी वश में कर लिया था, लेकिन अंत में वह अपने डाउमज में असफल रहा। अपने स्वामी की सच्ची आत्मा को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बिखरते हुए देखकर उसे गहरा दुख और पीड़ा हुई, लेकिन फिर उसने तलवार का वह एक ही चमकदार प्रहार देखा। अकेला राजा, जिसे हेगेमोन भी श्रद्धा से देखते थे, उस प्रहार के नीचे धराशायी हो गया था। पहले तो सू यूजी स्तब्ध रह गई, फिर उसे अपने स्वामी के लिए उत्साह और प्रसन्नता का सच्चा एहसास हुआ। भले ही वह डाउमज में असफल रहा हो, वह रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा बन जाएगा। भले ही वह एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसकी रोशनी अनगिनत लोगों और परलोकों को प्रकाशित करेगी और समय के अंत तक हमेशा के लिए फुसफुसाती रहेगी। वह सबसे अविश्वसनीय किंवदंतियों में से एक बन जाएगा। सू यूजी ने उसे ऊपर की ओर देखा, उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। इतनी शक्ति उसके पास कैसे हो सकती है? कैसे? सम्राट सोलेस्की ने खुद से बेतुके ढंग से बड़बड़ाते हुए उसे घूरा। अकेला राजा, तलवार के एक ही वार से खत्म। हेगेमोन अज़ूरफिएंट का मुरझाया हुआ बूढ़ा चेहरा सदमे से विकृत हो गया। मैं कई सालों से विशाल अराजकता लोक में भटक रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी सुना तक नहीं। ज्यादा संभावना है कि केवल उच्च कोटि के ऑटोक या शायद सिथे जाति के सर्वोच्च सदस्य यानी वे एक्सल्ट ही ऐसा करने में सक्षम होंगे। साधक सभ्यताओं में ऐसा करने में केवल ऑटोक ही सक्षम थे। हालांकि सिथे एक्सल्ट ऑटोक से कमजोर थे, फिर भी वे निश्चित रूप से अदरवाइज लॉर्ड से शक्ति में ऊपर थे। वे अथाह शक्तिशाली थे और फ्लेमिंग गॉड से भी तेज थे। सीधी टक्कर में फ्लेमिंग गॉड को सिथे एक्सल्ट द्वारा दबा दिया जाता, भले ही फ्लेमिंग का शरीर अविनाशी हो। 3 एक्सल्ट मिलकर उसे जीवित पकड़ने में कामयाब रहे थे। साधक सभ्यताओं में केवल ऑटोक ही कैओस प्रिमोडियल्स को पकड़ने में सक्षम थे। अब एक डाउलॉर्ड जो डाउमज को विफल कर चुका था, वास्तव में शक्ति के उसी भयानक स्तर तक पहुंच गया था। वह कितना शक्तिशाली था? क्या वह उन सिथे एक्सल्टों के बराबर था, या वह उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली था और ताकत में ऑटोक्स के करीब था? हेगेमोन्स और सम्राटों को इसका कोई अंदाजा नहीं था और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। बस यही बात मायने रखती थी। हेगेमोन्स और अदरवाइज लॉर्ड्स निंग की तलवार के एक ही वार से नाश हो जाएंगे।
लोनली किंग के खजाने इकट्ठा करने के बाद निंग ने अपनी नजरों से उस इलाके को देखा और फिर मुस्कुराया। क्षेत्र के स्वामी विंड्रेस और आइस पीक सेना, कृपया मेरे पीछे आइए। जहां तक बाकी सम्राटों और हेगेमॉन्स का सवाल है, आपको मुझे माफ करना होगा, मैं अभी आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हो, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। दूर खड़े सभी साधारण शाश्वत सम्राट उसकी विनम्रता से आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। वे सभी काफी निश्चिंत हो गए। आमतौर पर जब वे हेगेमन्स के सामने होते थे तो उन्हें बहुत सम्मान के साथ पेश आना पड़ता था। इस अद्वितीय डाउलॉर्ड ने अभी अभी लोनली किंग को आसानी से मार डाला था और वह इतना शक्तिशाली था कि हेगेमन्स भी उसके सामने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। फिर भी वह इतनी विनम्रता से बात कर रहा था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, मैंने सचमुच तुम्हारी जैसी तलवारबाजी के बारे में कभी नहीं सुना है। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। मैं, ताओवादी वायलेट स्टार, आज सचमुच प्रबुद्ध हो गया हूँ। मैं 10 लाख से ज्यादा अराजकता चक्रों में भटक चुका हूँ और कई लोगों का भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन मैं इतना स्तब्ध पहले कभी नहीं हुआ जितना अभी हूँ। अगर मैं अगले ही पल मर भी जाऊँ तब भी मुझे लगेगा कि यह सब सार्थक था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं। सम्राटों में अभी भी श्रद्धा और भय का मिश्रण था। इस समय वे डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का सामना करते समय और भी ज्यादा घबराए हुए थे जितना कि वे रियल्सलॉर्ड विंड्रेस या लोनली किंग का सामना करते समय थे। निंग बस मुस्कुराया और सभी सम्राटों को जाते हुए देखा। हेगेमॉन ब्राइटशो, हेगेमॉन विंडरिन, हेगेमॉन नेदरलिली, दाववादी ब्लूस्टोन और कई अन्य सभी उड़कर ऊपर आ गए। बाकी सभी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन हेगेमॉन ब्राइटशो के निंग के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे थे। नतीजतन वह थोड़ा ज्यादा निश्चिंत महसूस कर रहा था। उसकी बूढ़ी आंखों में विस्मय का भाव था और उसने आह भरी। डार्कनॉर्थ, तुम्हारी तलवार देखकर मेरे दिल में अब भी घबराहट है। मैं अपनी तलवार नहीं निकालना चाहता था, निंग ने कहा, लेकिन लोनली किंग सिथे कलाकृतियों द्वारा सुरक्षित था। अगर मैं अपनी तलवार नहीं निकालता तो मैं उसे मार नहीं पाता। अपने हथियारों का इस्तेमाल करने और अपनी ऊर्जा लगाने से मेरी सच्ची आत्मा और भी तेजी से नष्ट हो जाएगी। सही, हेगेमॉन ब्राइटशो ने सिर हिलाया। अब से जब भी हो सके तुम्हें लड़ाई से बचना चाहिए। तुम्हारी तलवारबाजी वाकई देखने लायक है। अफसोस है कि हम इसे भविष्य में ज्यादा बार नहीं देख पाएंगे। कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, बस शांत मन से इसका सामना करना है, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। डार्कनॉर्थ, दाववादी ब्लूस्टोन मुस्कुराया। तुमने कहा था कि लोनली किंग को मारने के लिए तुम्हें अपनी तलवार निकालनी होगी। क्या तुम ये कह रहे हो कि हमसे निपटने के लिए तुम्हें तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? निंग ने सिर हिलाया। सही, तुम्हें अपनी तलवार निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हमसे निपटने के लिए तुम्हें थोड़ी ऊर्जा तो खर्च करनी ही पड़ेगी। सम्राट गोल्डिस ने हंसते हुए कहा। तो बेहतर होगा कि तुम पागल होकर सबको मारना शुरू न करो, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। गोल्डिस, मैं इतनी जल्दी पागल नहीं हो जाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर मैं अपने दाव की शक्ति को सक्रिय करके ही अपने दुश्मनों को मार सकता हूँ। मुझे अपनी दिव्य शक्ति या अमर ऊर्जा का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, निंग ने कहा। अगर कोई अपने हथियारों, दिव्य शक्ति या अमर ऊर्जा का उपयोग नहीं करता तो केवल अपने दाव की शक्ति से ही वह जितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है वह बहुत कम है। लेकिन निंग का दाव शाश्वत ओमेगा तलवार दाव था और ये तलवार के दाव के असली मूल सार का प्रतिनिधित्व करता था। उसके दाव द्वारा उत्पन्न क्षेत्र भले ही लोनली किंग जैसे लोगों को मारने में सक्षम न हो, न ही यह अन्यवर्स के उन लॉर्ड्स को मारने के लिए पर्याप्त होगा जो अपने अन्यवर्स के मूल सार द्वारा संरक्षित थे, लेकिन ये सामान्य हेगेमॉन्स को मारने में सक्षम था। निंग को अपनी कोई भी शक्ति खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम, गोल्डिस के चेहरे पर एक खटास सी उभर आए, क्या तुम हमें थोड़ी सी इज्जत बचाने नहीं दे सकते? हाँ, बहुत हो गई बातें, मुझे विंड्रेस और आइस पीक आर्मी से बात करनी है, निंग ने कहा। ठीक है, फिर हम चलेंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस बता दीजिए, हम जरूर मदद करेंगे। हम जा रहे हैं। फ्लेमेड्रैगन रियल्मवर्स की सर्वोच्च शक्तियां जाने लगीं। उनके दिल मिश्रित भावनाओं से भर गए। सच तो ये है कि अब तक वे अंदाजा लगा चुके थे कि निंग के इतने ताकतवर होने का कारण शायद यही था कि वह अनंत ओमेगा तलवार दाव पर नियंत्रण रखता था, लेकिन उसने दावमच को भी विफल कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं था। ये सचमुच अफसोस की बात है। एक अद्वितीय महाशक्ति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और कोई कुछ नहीं कर सकता। हेगेमॉन विंड्रिन ने आह भरी। हेगेमॉन नेदरलिली ने कहा, भविष्य में हम उनकी चकाचौंध भरी तलवारबाजी को ज्यादा बार नहीं देख पाएंगे। अंततः यह एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। निंग बस वहीं खड़ा रहा। ये रियल्सलॉर्ड विंड्रेस और आइस पीक आर्मी के लिए था जो उससे मिलने आए। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, रियल्सलॉर्ड विंड्रेस की आंखों में आश्चर्य के भाव थे और वह सचमुच थोड़ा झुका। मैंने अभी जो तलवारबाजी देखी उससे मैं सचमुच दंग रह गया हूँ। ऑटोक शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति उनके दावबद से आती है, जहाँ एक दाव कई दाव को जन्म देता है। जहाँ तक तलवार के शुद्ध दाव की बात है, आप, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, पूरे कैओसवर्स में नंबर 1 हैं। जब मैं आया और फ्लेमविंग गॉड के लिए पूछा तो मैं थोड़ा ज्यादा घमंडी था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। अगर आप मुझे मेरी गुस्ताखी के लिए सजा देना चाहते हैं तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। निंग ने सिर हिलाया। पूरे इतिहास में किसी ने भी ओमेगा दाव के लिए अनंत काल प्राप्त नहीं किया था। वह पहला था। इसका मतलब था कि वह स्वाभाविक रूप से शाश्वत ओमेगा तलवार दाव का पहला स्वामी था। वह वास्तव में कैओसवर्स के पूरे इतिहास में तलवार का नंबर 1 स्वामी था। विंडग्रेस, आइस पीक आर्मी। निंग की नजर पास खड़े आइस पीक आर्मी के सदस्यों पर पड़ी।
आई स्पीक आर्मी के तीनों स्वर्ण सम्राट और कई काले सम्राट सभी बहुत घबरा गए। सादर अभिवादन डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। हमें सचमुच अपने कार्यों से आपको नाराज करने पर शर्म आती है और हम भी आपकी कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हैं। अब जब आपने लोनली किंग का वध कर दिया है तो हमारे दिल में सचमुच कृतज्ञता का भाव है। लॉर्ड वुल्फ ने सम्मानपूर्वक कहा। मैं, भाई वेई, भाई सोलेफिंगर और हमारे अधीन कई ब्लैक एम्परर्स। हालांकि हमें गोल्ड एम्परर्स और ब्लैक एम्परर्स की शक्ति प्राप्त हुई और हम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन हमने कुछ खोया भी है। हमारा जीवन लोनली किंग के पूर्ण नियंत्रण में था और हमने कभी भी उसके आदेशों का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अब जब आपने लोनली किंग का वध कर दिया है तो हम आखिरकार रिहा हो गए हैं। निंग ने सिर हिलाया। मैं तुम में से किसी को सजा नहीं दूंगी, लेकिन एक काम है जो मुझे तुम सबसे करवाना है। कृपया हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। तीनों सेनापति और कई काले सम्राट सम्मानपूर्वक निंग के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुस्तक 39 अध्याय 4 नुवा की खोज। जी निंग ने कहा, मैं एक महिला साधक ढूंढना चाहती हूँ। एक महिला साधक ढूंढो। तीनों सेनापति और काले सम्राट सभी उलझन में थे और पास ही स्थित रिंसलॉर्ड विंड्रेस भी। वे सभी जानते थे कि निंग ने काफी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था और ज्यादा जगहों की यात्रा नहीं की थी। उसके लिए एक महिला साधक ढूंढना आसान होगा। इस तरह के काम के लिए पूरी आई स्पीक सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। उसका नाम नुवा है, निंग ने कहा। उसने भी ज्यादा समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया है और वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली होनी चाहिए। वह एक डाउलॉर्ड हो सकती है, लेकिन वह एक शाश्वत सम्राट भी बन सकती है। वह संभवतः ऐसी जगह पर स्थित है जो फ्लेम ड्रैगन रियल्म से बहुत दूर है। निंग ज्यादा जगहों पर नहीं गया था, लेकिन उसने 16 लोक विश्व गठबंधन के सभी डाउलॉर्ड्स और सम्राटों के रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिए थे। नुवा का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। स्पष्ट रूप से जब से नुवा ने 3 लोगों को छोड़ा था तब से वह 16 लोगों के गठबंधन के क्षेत्र में फिर कभी प्रकट नहीं हुई थी। निंग ने अनंत ओमेगा तलवार दाव में महारत हासिल करने के बाद अंतर्दृष्टि के एक अकल्पनीय उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अब वह कैओसवर्स के प्रमुख सारों में से एक, तलवार के दाव के प्रमुख सार, के नियंत्रण में था। दूसरे शब्दों में, अब उसे इस बात की एक स्पष्ट समझ थी कि संपूर्ण कैओसवर्स कैसे कार्य करता है, जिससे उसे भाग्य के बारे में अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। मां नुवा और निंग कर्म द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक नश्वर के रूप में निंग ने जो पहला कदम उठाया था वह नुवा पेंटिंग का अध्ययन करना था। जब निंग ने अनंत ओमेगा तलवार दाव को पूरा कर लिया और उसमें महारत हासिल कर ली तो वह भाग्य की फुसफुसाहट के माध्यम से यह महसूस करने में सक्षम था कि नुवा अभी भी कैओसवर्स के एक अत्यंत दूरस्थ हिस्से में जीवित है। नुवा, तीनों जनरलों, रियल्मलॉर्ड विंड्रेस और ब्लैक एम्परर्स, सभी ने उलझन भरे भाव प्रकट किए। तुम में से किसी ने उसके बारे में नहीं सुना? निंग उनके चेहरों के भाव देखकर थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। रियल्मलॉर्ड विंड्रेस के कई दोस्त थे, लेकिन वह स्थायी रूप से हिडन फाइन रियल्म्स में तैनात था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने नुवा के बारे में नहीं सुना था। हालांकि आई स्पीक आर्मी कैओसवर्स में घूमती थी और कई जगहों का दौरा करती थी। निंग ने सोचा था कि उन्होंने उसके बारे में सुना होगा, खासकर जब से निंग को यकीन था कि नुवा की प्रतिभा के स्तर ने उसे महान कार्य करने के लिए प्रेरित किया होगा। ये याद रखना जरूरी है कि जब पंगु कैओसवर्ल्ड और सीमलेस कैओसवर्ल्ड आपस में टकराए तो ये दो ऑटोक स्तर के गॉडजेम्स के आपस में टकराने का प्रतीक था। इस लड़ाई में नुवा विश्व स्तर पर पहुंच गई थी। कर्म का भाग्य उस पर उतर आया था, जिसके परिणामस्वरूप ऑटोक के गॉडजेम्स के सार अंश भी उसके चारों ओर घूमने लगे। किसी भी मार्गदर्शन के बिना किसी साधक का विश्व स्तर तक पहुंच पाना अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत था। निंग भी जब त्रिलोक से बाहर निकला था तब वह केवल ज्येष्ठ देव, पूर्वज अमर स्तर पर ही था। ये सच है कि निंग ने बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया था, लेकिन पंगु अराजकता जगत के आदि युग के दौरान माता नुवा निश्चित रूप से अपनी ही श्रेणी में थीं। उन्होंने निश्चित रूप से त्रिदेवों, तथागत, त्रिपवित्रताओं और सुभूति को पीछे छोड़ दिया था और वे नुवा गठबंधन की निर्विवाद नेता थीं। अब तक सुभूति और पवन दानव ने भी कई सर्वोच्च दाव को एक साथ मिला दिया था। निंग को पूरा विश्वास था कि नुवा उनमें से किसी से भी कमतर नहीं होगी। इसका मतलब था कि नुवा उस इलाके में शायद काफी मशहूर होगी जहां वह अभी थी। अगर आई स्पीक आर्मी उसके इलाके में गई होती तो बहुत मुमकिन था कि उन्होंने नुवा नाम सुना होता, उसके बारे में नहीं सुना। लॉर्ड वुल्फ ने अपना सिर हिलाया, फिर मुड़कर चिल्लाया, क्या तुम में से किसी ने पहले कभी नुवा के बारे में सुना है? नहीं, हम कई स्थानों पर घूमे हैं, लेकिन हमने कभी नुवा नामक शक्तिशाली महिला साधक के बारे में नहीं सुना। उसके बारे में नहीं सुना। सबने अपना सिर हिलाया। निंग ने रिंसलॉर्ड विंड्रेस की ओर देखा, जिसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैंने भी उसके बारे में नहीं सुना है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, आई स्पीक आर्मी कई जगहों पर गई है। अगर उन्होंने भी उसके बारे में नहीं सुना है तो उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। नुवा ने बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया है, शायद वह अभी तक जानी पहचानी नहीं है। आई स्पीक आर्मी, मेरा तुम्हारे लिए एक मिशन है कि तुम एक के बाद एक लोकों में लोगों की सवारी करो। मेरी तरफ से यह बात फैलाओ। कहो कि मैं, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, नुवा नाम की एक महिला साधक की तलाश कर रहा हूँ। उसे सामान्य समय के लगभग 100 अराजकता चक्रों का ही प्रशिक्षण लेना चाहिए था। तुम ये भी बता सकते हो कि मैं, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, उस व्यक्ति का ऋणी रहूंगा जो मेरे लिए नुवा को ढूंढने वाला पहला व्यक्ति होगा। मैं अपने ऋण का भुगतान करने के लिए खजानों का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी से निपटने में भी मदद कर सकता हूँ, जैसे कि लोनली किंग, जिसे मैंने मार डाला। यह रिंसलॉर्ड विंड्रेस और आई स्पीक आर्मी चौंक गए।
ये प्रस्ताव एक अजीबोगरीब प्रस्ताव था। लोनली किंग कैओस्वर्स में एक अविश्वसनीय व्यक्ति था, अपने क्षेत्र का एक शक्तिशाली शासक। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का वादा निश्चित रूप से कई बड़ी शक्तियों को रोमांच से पागल करने के लिए पर्याप्त था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से प्राप्त एक उपकार निश्चित रूप से प्राप्त करने योग्य बात थी। जल्दी करो और जितना हो सके इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए बस यही एक काम है, निंग ने कहा। एक बार मैं नुवा को ढूंढ लूं तो तुम आजाद हो जाओगे। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो मेरे मरने और मेरे दाव के गायब होने के बाद तुम इस शपथ से मुक्त हो जाओगे। अच्छे से, चिंता मत करो डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। तीनों सेनापति और काले सम्राट तुरंत सहमत हो गए। यह एक बेहद आसान काम था, उन्हें बस एक संदेशवाहक का काम करना था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ज्यादा दिन नहीं रहने वाला था, ज्यादा से ज्यादा वह 1000 अराजकता चक्रों तक जीवित रह सकता था। ये काफी आसान था। आइसपीक सेना ने तुरंत जरूरी जीवन रक्त की शपथ ले ली। अभी जाओ, अगर किसी को नुवा का पता चले तो वह तुरंत विंड्रेस को बता सकता है। जब उसे पता चलेगा तो मुझे भी पता चल जाएगा, निंग ने कहा। आखिरकार वह खुद भी ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। अगर कोई नुवा को ढूंढ भी लेता तो उसके लिए निंग को ढूंढना काफी मुश्किल होता। हालांकि विंड्रेस के दोस्तों का एक बड़ा नेटवर्क था, दूसरों के लिए उस तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान होता। समझ गया। आइसपीक आर्मी के सभी सदस्यों ने उसके आदेश पर सहमति जताई, फिर उत्साहित होकर चले गए। वे उत्साहित कैसे न होते, यह वह भयावह सजा नहीं थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। दरअसल यह एक छिपे हुए वरदान के रूप में था। अब जब अकेला राजा मर चुका था तो उनका जीवन फिर से उनका अपना हो गया था। वे सचमुच एक बार फिर आजाद हो जाएंगे। कितनी बड़ी शक्तियां सचमुच किसी और के मोहरे और प्यादे बनकर सेवा करने को तैयार होंगी। बहुत पहले वे कमजोर थे और इसलिए उस शक्ति के लालच में थे जो उन्हें काला सम्राट या स्वर्ण सम्राट बनने से मिलती, इसीलिए उन्होंने दांत पीसकर दास्तां स्वीकार कर ली थी। अब उन्होंने अपनी अर्जित शक्ति में से कुछ भी नहीं खोया, न ही उनका भाग्य किसी और के हाथों में था। वे सभी स्वतंत्र थे। क्या यह अद्भुत बात नहीं थी? और एक बार जब उन्होंने डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को नुवा का पता लगाने में मदद की तो वे सचमुच और हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। विंड्रेस, निंग ने विंड्रेस की तरफ देखा। तुम शायद अंदाजा लगा सकती हो कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। एक आसान काम, मैं जितना हो सके इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा, रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस ने कहा। अच्छा, निंग ने सिर हिलाया। आपको परेशान करने के लिए माफ करना रियल्म्स लॉर्ड, ये तो कुछ भी नहीं है। क्षेत्र स्वामी विंड्रेस ने भी मन ही मन राहत की सांस ली। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ सचमुच एक सहज व्यक्ति था। उसकी स्थिति में कई साधक कहीं अधिक निर्दयता से व्यवहार करते। चूंकि निंग पहले ही डाउमच को विफल कर चुका था, इसलिए अगर वह निर्दयी होकर विंड्रेस को मार डालने का फैसला करता तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। अगर ऐसा होता तो विंड्रेस को पछताने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए वह बेचैनी से निंग के फैसले का इंतजार कर रहा था, जरा भी बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था निंग का अनुरोध बिल्कुल सरल था, उसे बस बात फैलानी थी। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ द्वारा डाउमच की कोशिश के बाद हुए पौराणिक युद्ध की कहानी रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस, 16 रियल्म वर्सेस एलायंस के हेगेमन्स और सम्राटों और आइसपीक आर्मी द्वारा तेजी से फैलाई गई। आइसपीक आर्मी ने हर दिशा में रियल्मशिप पर सवार होकर खबर को दूर दूर तक फैलाया। नतीजतन ये खबर तूफान की तरह फैल गई। हालांकि कैओस्वर्स इतना विशाल था कि जानकारी फैलाना आमतौर पर काफी मुश्किल होता था, लेकिन ये खबर बेहद चौंकाने वाली थी, खासकर ये देखते हुए कि लोनली किंग कितना प्रसिद्ध था। नतीजतन खबर वाकई काफी तेजी से फैली। बूढ़े आदमी। एक विशाल पैर बादलों से टकराकर नीचे आया और एक विशाल ग्रह की सतह से टकराया, जिससे धरती कांप उठी। वह विशाल पैर जिस विशाल आकृति का था वह लगातार चिल्ला रही थी, जल्दी उठो और जागो अंधे बूढ़े आदमी, चले जाओ। धरती के नीचे से एक कर्कश, कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, जल्दी उठो और जागो, अभी कुछ बड़ा हुआ है, सोना बंद करो। इस बार वह विशालकाय व्यक्ति अपने नंगे पैरों से जमीन पर गिरा, जिससे धरती कांप उठी और हिल गई। एक दिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कर्कश अप्रिय आवाज ने कहा। एक धमाके की आवाज हुई, जिसके बाद पूरा ग्रह फट गया और उसके केंद्र में एक बदसूरत काला पक्षी प्रकट हुआ। इस पक्षी की सिर्फ एक आंख थी, लेकिन वह बंद थी। ये देखने में उल्लू जैसा लग रहा था, लेकिन इसके बहुत बड़े काले पंख थे। अंधे बूढ़े, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कुछ समय पहले लोनली किंग ने तुम्हारे पीछे आइसपीक आर्मी भेजी थी और तुम्हें भागने पर मजबूर कर दिया था, है ना? बोलने वाला एक एलियन हेगेमॉन था जो साधारण कवच पहने हुए था और जिसके 2 रोएदार सिर थे। लोनली किंग मर गया। तुम ये बात फिर से क्यों कह रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा था ना। हो, क्या तुमने अभी कहा कि अकेला राजा मर गया? काले पक्षी ने चौंक कर कान फाड़ देने वाली चीख मारी। ये सच है। ये बात हमारे 5 रियल्म्स तक फैल गई है। शायद तुम ही अकेले हो जो नहीं जानते, क्योंकि तुम अपना सारा समय सोने में बिताते हो। 2 सिर वाले हेगेमॉन ने कहा। वह कैसे मरा? काले पक्षी ने तुरंत पूछा। लोनली किंग कितना शक्तिशाली था, ये देखते हुए जब तक उसने कोई आत्मघाती काम नहीं किया उसे मारने में कोई सक्षम नहीं होना चाहिए। हे, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है, एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति की जिसका नाम है डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। 2 सिर वाले हेगेमॉन ने तुरंत कहानी सुनानी शुरू कर दी। पुस्तक 39, अध्याय 5, व्यवस्थाएं। अराजकता के एक अलग, अविश्वसनीय रूप से दूर भाग में अंतरिक्ष के शून्य में सुनहरे बादलों की एक विशाल परत दिखाई दे रही थी। बादलों के ऊपर कई दिव्य महल थे जिनसे सुनहरी रोशनी निकल रही थी।
ये सभी महल आपस में जुड़े हुए थे और इतनी अद्भुत रोशनी बिखेर रहे थे कि ब्रह्मांड जगमगा रहा था। सबसे ऊंचे, सबसे विशाल महल के अंदर एक कमरे में एक सफेद पंखों वाला आदमी अकेला खड़ा था। अपनी खिड़की के बाहर अंतहीन अंधेरे को घूर रहा था। उसने शांति से कहा, राक्षस महारानी, आप यहाँ क्यों आए हैं? कमरे में एक और व्यक्ति मौजूद था, एक सींग वाली रक्त पंखों वाली महिला। उसके चेहरे पर एक अजीब, मनमोहक आकर्षण से भरी मुस्कान थी। देव सम्राट हेलोंग, हम कभी दाव साथी थे। आप मेरे प्रति इतने निर्दयी क्यों हैं? अपने देव सम्राट के सर्वनाश के लिए आप अपने दाव साथियों को भी छोड़ने को तैयार थे। अगर आप एक तानाशाह बनने में कामयाब भी हो गए तो क्या ये सब सार्थक होगा? कर्म ने हमें एक दूसरे के रास्ते पर लाकर खड़ा किया, फिर एक दूसरे से दूर कर दिया। हमारे रिश्ते टूट गए। देव सम्राट हेलोंग ने शांति से कहा, ऐसी बकवास पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने हमेशा खुद को एक असाधारण व्यक्ति माना है, रक्त पंख वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या आपने डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ के नाम से किसी व्यक्ति के बारे में सुना है? डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, एक डाउ लॉर्ड? देव सम्राट हेलोंग हैरान था। मुझे पता था कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, रक्त पंख वाली महिला बोली। अपने कुछ दोस्तों से मिलते हुए मैंने एक दिलचस्प खबर सुनी। तुम्हें आइस्पीक आर्मी के लोनली किंग के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? देव सम्राट हेलोंग ने ठंडे स्वर में कहा। वह अपने प्रेम में नष्ट हो गया और पागल हो गया। वह चर्चा के लायक भी नहीं है, लेकिन वह अभी भी काफी ताकतवर था। रक्त पंखों वाली महिला हंसी। क्या तुम उसे मार पाओगे? उसने स्वर्ण सम्राट बनने के लिए अनुष्ठानिक बलिदान में भाग लिया था और वह कई सिथे युद्ध मशीनों द्वारा भी संरक्षित है। मैंने सुना है कि उसने एक बार एक अन्य ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया था। मैं मानता हूँ कि वह काफी शक्तिशाली है। उसे मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके जैसा कोई जो पूरी तरह से शक्ति पर केंद्रित है, उसका दाव हृदय दोषों से भरा होगा। देव सम्राट हेलोंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ जिसका मैंने अभी तुमसे जिक्र किया था, उसने अपनी तलवार के एक ही वार से लोनली किंग को मार डाला, रक्त पंख वाली महिला ने कहा। असंभव। देव सम्राट हेलोंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। असंभव, यह एक ही वार से नहीं हो सकता, और न ही यह किसी डाउ लॉर्ड से हो सकता है। इसके लिए कम से कम सिथे 61 की शक्ति तो होनी ही चाहिए। रक्त पंखों वाली महिला ने कहा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वह एक प्रसिद्ध ओमेगा डाउस में प्रशिक्षण लेता है। उसने एक हेगेमॉन को अनुचर के रूप में अपने पीछे चलने के लिए राजी किया और एक कैओस प्रिमोडियल को भी वश में किया। कुछ समय पहले ही उसने अंततः डाउमज करने का प्रयास किया। हालांकि वह डाउमज में असफल रहा, लेकिन इस असफलता ने उसे शाश्वत ओमेगा स्वॉर्ड डाउ को सही मायने में समझने का अवसर दिया, और इसलिए उसने अपनी तलवार के एक ही वार से लोनली किंग को मार डाला, जो उससे उसका कैओस प्रिमोडियल छीनने आया था। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस और आइस्पीक सेना इतनी भयभीत हो गई कि वे तुरंत उसके सभी आदेशों का पालन करने के लिए आगे बढ़े। अनंत ओमेगा तलवार दाव। देव सम्राट हेलोंग दंग रह गए। हमेशा कोई न कोई सबसे ताकतवर से भी ताकतवर होता है, यहाँ तक कि साधक सभ्यताओं में भी। अब तो ऑटॉक्स के अलावा भी कुछ लोग हैं जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, जैसे कि डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। रक्त पंख वाली महिला मुस्कुराई। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इतने असाधारण हो? तुम तो उसके बराबर भी नहीं हो। क्या ओमेगा दाव सचमुच अनंत काल तक पूर्ण हो सकता है? देव सम्राट हेलोंग की आंखों में एक स्तब्धता भरी नजर थी। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। मैं सचमुच उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं, हेलोंग, हमेशा से केवल ऑटॉक्स का प्रशंसक रहा हूँ। अब मैं डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ का भी प्रशंसक हूँ। वह महिला दंग रह गई। वह तो डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ की कहानी का इस्तेमाल उस बेहद घमंडी देव सम्राट को नीचा दिखाने के लिए करना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि हेलोंग को डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ के लिए तुरंत ही प्रशंसा का भाव आ जाएगा? अगर मैं उसकी अनंत ओमेगा तलवार दाव उधार ले सकता और उससे अध्ययन कर सकता तो ये कितना अद्भुत होगा। देव सम्राट ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। सपने देखना बंद करो। दाव को यूं ही दूसरों को नहीं सिखाया जा सकता, और सिर्फ डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ ही अनंत ओमेगा तलवार दाव में सफलतापूर्वक पारंगत है। तुम इसके बारे में सपने देखना बंद कर सकते हो, महिला ने मजाक किया। हालांकि उसने देव सम्राट हेलोंग के चेहरे पर कोई गुस्सा या निराशा नहीं देखी। इससे वह बहुत नाराज हुई और मुड़कर वहां से चली गई। फिर भी कम से कम उसने उस आदमी का मजाक उड़ाने का अपना मकसद तो हासिल कर लिया था। ब्राइट शो के 12 महल, विशेषकर तलवार महल, बाहरी दुनिया की तरह ही उत्साहपूर्ण चर्चाओं से भरे हुए थे। मैंने सुना है कि हमारे महल के स्वामी डार्कनॉर्थ को पहले ही अंतहीन क्षेत्रों के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में प्रशंसा मिल चुकी है। ठीक है, सभी शाश्वत सम्राट इसी बारे में बात कर रहे हैं। महल के स्वामी डार्कनॉर्थ दाउमज में असफल रहे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप वे वास्तव में शक्ति के एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि हेगेमॉन भी उनसे बहुत नीचे हैं। हेगेमॉन भी उससे बहुत नीचे हैं। वह कितना शक्तिशाली होगा? हालांकि तलवार महल के डाउ लॉर्ड्स को वास्तव में आइस्पीक सेना के बारे में या उसकी बारीकियों का पता नहीं था, फिर भी युद्ध देखने के लिए इतने सारे सम्राट मौजूद थे कि इसकी जानकारी तुरंत लीक हो गई। इस प्रकार सभी डाउ लॉर्ड्स एक बात जानते थे। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ ने भले ही डाउमज को विफल कर दिया हो, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि वह हेगेमन से भी कहीं आगे निकल गया। वह अपनी कलाई के एक झटके से हेगेमन्स को मार गिराने में सक्षम था। इससे अनगिनत डाउ लॉर्ड्स स्तब्ध रह गए और तलवार महल के डाउ लॉर्ड्स विशेष रूप से गर्वित थे। हेगेमॉन भी उससे कहीं नीचे हैं।
आर्मामेंट्स गॉज के भीतर ब्रह्मांड के खजाने। टूटी हुई तलवार ने अचानक तलवार के ऊपर गुलाबी वस्त्र पहने एक महिला को प्रकट किया। वह तलवार की आत्मा थी और उसे इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। हेगेमोन से ज्यादा शक्तिशाली कोई कैसे हो सकता है? क्या हम उस मूर्ख डाउलॉर्ड की बात कर रहे हैं जो मुझसे 2 बार मिलने आया था? अगर यह सच भी है तो क्या हुआ? वह अपने दावमज में असफल रहा, जिसका मतलब है कि वह जल्द ही मर जाएगा। तलवार आत्मा ने मन ही मन बुदबुदाया। इसके अलावा पिछली बार उसने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा था, इसलिए शायद उसके पास अभी भी कोई ब्रह्मांडीय खजाना नहीं है। विशाल अराजकता जगत में कई प्रमुख शक्तियां, जिनमें हिगेमन्स सम्राट और अन्य अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध प्राचीन व्यक्ति शामिल थे, जो रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस और लोनली किंग के बराबर थे। वे सभी इस डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के बारे में सुनी गई खबर से स्तब्ध थे। कमजोर लोग इस बात का सामान्य अंदाजा लगा पा रहे थे कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ कितना भयानक था, लेकिन सिर्फ सबसे मजबूत लोग ही सही मायने में समझ पा रहे थे कि अनंत ओमेगा तलवार दाव का असली मतलब क्या है। वे सभी जानते थे कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ कल्टीवेटर सभ्यताओं द्वारा शासित कैओसवर्स के सभी हिस्सों में संभवतः ऑटॉक्स के बाद दूसरे नंबर पर था। हालांकि वह डाउमज में असफल रहा और परिणामस्वरूप उसका जीवन छोटा ही रहा, फिर भी जब तक वह जीवित है कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की कहानी लगातार बढ़ती गई और साथ ही एक दूसरे व्यक्ति का नाम भी। नुवा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नुवा नाम की एक साधिका की तलाश में था, जो भी उसे सबसे पहले ढूंढकर डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ तक उसकी खबर पहुंचाएगा। उसे डाउलॉर्ड का एहसान माना जाएगा। इस एहसान के बहुत सारे फायदे और निहितार्थ थे। नुवा। क्या आपने नुवा नामक एक शक्तिशाली महिला साधक के बारे में सुना है? एक अविश्वसनीय डाउलॉर्ड या एक शक्तिशाली हिगेमॉन? उसके बारे में कभी नहीं सुना। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने हमें जो बताया है उसके अनुसार नुवा ने शायद सिर्फ 100 अराजकता चक्रों का ही प्रशिक्षण लिया है। वह इतनी मजबूत नहीं हो सकती। हो सकता है कि वह पहले ही मर चुकी हो। असंभव। जरा सोचो, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ किस मुकाम पर पहुंच गया है? वह ऑटॉक्स के बाद दूसरे नंबर पर है। वह उसके जिंदा होने के बारे में कैसे गलतफहमी में पड़ सकता है? खबर फैलती रही। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स। बाहरी दुनिया में अफवाहें लगातार फैलती रहीं। अब तक वास्टेवेन पैलेस एक पवित्र स्थान बन चुका था, 16 लोगों के गठबंधन में सबसे अनोखी शक्ति। हालांकि निंग कई कामों को संभालने में व्यस्त था। फुश। निंग और उसकी टीम ने रियल्मशिप पर सवार होकर टेरस डाजिया में प्रवेश किया। मास्टर। फ्लेमिंग ने हैरान होकर निंग की ओर देखा। हम यहाँ हैं। निंग ने सामने की ओर देखा। हम यहाँ हैं। हेगेमॉन अजूरफिएंट भी हैरान होकर सामने की ओर देखने लगा। उनके सामने बस एक अस्त व्यस्त आदिम अराजकता का क्षेत्र था। हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ एक गुफा छिपी है, निंग ने हंसते हुए कहा, और उसमें एक दुनिया है जहाँ मेरा तीसरा शिष्य स्काईविंड रहता है। मैं पहले अंदर जाऊंगा। ये कहते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उस लोक से गायब हो गया। स्पेसटाइम के दाव पर निंग की महारत ऐसी थी कि वह स्पेसटाइम की उस छिपी हुई जेब में आसानी से गुफा में प्रवेश करने में सक्षम था, जबकि उसकी तलवार की रोशनी उसमें एक छेद काटने में और भी अधिक आसानी से सक्षम थी। वही पुरानी गुफा। निंग ने अपनी नजरों से उस जगह को देखा। उसे 2 हेगेमॉन की लाशें और साथ ही काले सम्राट की लाश भी दिखाई दी। शिष्य। निंग ने काले सम्राट की लाश को घूरा। उसकी निगाहें आयामों को भेदती हुई उस लाश के अंदर एक ग्रह पर डाउलॉर्ड स्काईविंड को देख पाईं। मेरे कई शिष्य हैं, लेकिन अफसोस तुम्हारी नियति सबसे कठिन है। निंग ने धीरे से आह भरी। कर्म के दाव पर उसकी महारत बहुत पहले ही आर्कन स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब जब उसने अनंत ओमेगा तलवार दाव पर महारत हासिल कर ली थी तो वह भविष्य में और भी दूर तक देख पा रहा था। भविष्य निरंतर परिवर्तनशील था, लेकिन अब वह संभावित भविष्यों में से अधिकांश को देख पा रहा था। अब जबकि वह अपने दावमज में असफल हो चुका था, उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक त्रिलोक की बात है, उसने स्वाभाविक रूप से वहां और भी अधिक प्रयास किया था। वह त्रिलोक की खातिर नुवा की तलाश कर रहा था। निंग के अनुसार मां नुवा काफी शक्तिशाली होनी चाहिए और संभवतः उनकी मदद और रक्षा करने में सक्षम थी। निंग लोनली किंग से प्राप्त सिथे युद्ध मशीनों को नुवा को देने की योजना बना रहा था। उनके शिष्यों के बारे में क्या? उनकी पहली शिष्या ब्लूक्लिफ शियाओयू बेफिक्र जिंदगी जीती थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसने सबसे कम हासिल किया। उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके दूसरे शिष्य ग्रीन बैम्बू यान कुडिंग थे। निंग ने उनके लिए कुछ भविष्यवाणियां की थीं और पाया था कि यान कुडिंग एक अद्भुत मानसिक क्षमता वाले व्यक्ति थे। वे सबसे खतरनाक समस्याओं का भी समाधान कर सकते थे और उनके साथ अपार भाग्य था। भविष्य में उनकी संभावनाएं लगभग असीम थीं। बहुत संभव था कि वे निंग के शिष्यों में सबसे कुशल शिष्य बन जाएं। उनका तीसरा शिष्य स्काईविंड था। स्काईविंड तलवार के दाव के लिए सबसे उपयुक्त था, लेकिन वह जिद्दी और असामाजिक था और अपने साथियों में सबसे ज्यादा क्रूर था। उसका जिद्दी सनकी व्यक्तित्व उसके लिए कई मुसीबतें लेकर आया। निंग ने भविष्य की भविष्यवाणी की थी और ऐसा लग रहा था कि स्काईविंड चौथे चरण के अन्य दावलॉर्ड्स के बीच अविश्वसनीय रूप से चमकदार होगा, लेकिन वह लगातार परेशानियों से घिरा रहेगा। उसके चारों ओर कर्म के बंधन संकेत दे रहे थे कि वह निस्संदेह अपने दावमज को विफल कर देगा। ये कुछ वैसा ही था जैसे सम्राट विवशिफ्ट ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि निंग निश्चित रूप से दावमज को विफल कर देगा। उसका चौथा शिष्य। आज तक निंग की छिपी हुई विरासत किसी को हासिल नहीं हुई थी, वह विरासत जिसके परिणामस्वरूप वह व्यक्ति निंग का चौथा शिष्य बनता। निंग को यह अस्पष्ट सा आभास हो रहा था कि उसका चौथा शिष्य बहुत लंबे समय तक पैदा नहीं होगा।
उसके पांचवें और छठे शिष्य दोनों ही वास्तवन महल में थे और इसलिए उन्हें कई लाभ प्राप्त थे। निंग को उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्काईविंड, निंग ने धीरे से कहा, हर कोई जिंदगी में अपना रास्ता खुद चुनता है। मैं तुम्हारी मदद के लिए बस यही कर सकता हूँ। निंग ने उंगली हिलाई। तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराएं एक साथ इकट्ठा होकर एक संरचना बनाने लगीं। निंग ने उस संरचना के अंदर कुछ उपहार रखे जिनमें कई भ्रम और अन्य तड़का लगाने की तकनीकें थीं। इसमें तलवार के दाव से जुड़ी कई तकनीकें, कुछ आत्मिक फल और खजाने भी शामिल थे। साथ ही ऐसे खजाने भी थे जो निंग के लिए तो सामान्य थे, लेकिन स्काईविंड के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते थे। मेरे सभी शिष्यों में से मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन आखिरकार मुझे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। पुस्तक 39 अध्याय 6 नुवास्ट्रेल। उसके जीने की एक सीमा थी। वह स्काईविंड के डाउमेच तक तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। लोनली किंग ने कहा था कि अगर निंग बहुत सावधान रहे तो वह हजारों अराजकता चक्रों तक जीवित रह पाएगा। लेकिन सच तो ये था कि निंग जानता था कि उसका शाश्वत ओमेगा तलवार दाव असल में तलवार के दाव के प्रधान सार के समान ही था, जो अराजकता जगत के प्रधान सारों में से एक है। इस दाव का उसकी आत्मा पर पोषणकारी प्रभाव था, जिसका अर्थ था कि सच्ची आत्मा की पतनशील गति काफी धीमी होगी। अलग अलग दाव के अलग अलग प्रभाव होते। उदाहरण के लिए जल के दाव में प्रशिक्षित लोगों की सुरक्षात्मक क्षमताएं और अभेद्य रूप अधिक मजबूत होते। बदले में तलवार के दाव जैसे विनाशकारी दाव आक्रामक शक्ति में श्रेष्ठ होते। अलग अलग दाव की अलग अलग शक्तियां थीं। हालांकि शाश्वत ओमेगा तलवार दाव अविश्वसनीय था, फिर भी यह तलवार के दाव का प्रतिनिधित्व करता था और इसलिए आत्मा पर इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर भी निंग में एक और खास बात थी, नीला फूल धुंध ऊर्जा। यह एक अनोखी ऊर्जा थी जिसे नीला फूल एस्टेट के स्वामी ऑटोक अवेकना ने सिथे जाति की साधना विधियों के आधार पर विकसित किया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिससे दिव्य शक्ति, अमर ऊर्जा और हृदय शक्ति सभी को नीला फूल धुंध ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था। इसका सच्ची आत्मा पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। निंग ने सोचा, अगर मैं अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल न कर सकूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 8000 अराजकता चक्रों तक जी सकता हूं। लेकिन अगर मुझे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना ही पड़े तो मेरी जिंदगी नाटकीय रूप से घटकर सिर्फ 3 या 4 अराजकता चक्रों तक रह जाएगी। निंग अपना बाकी समय वास्तवेन महल में अपने छात्रों और सहपाठियों को प्रशिक्षण देने में बिताते थे। बीच बीच में वे तीनों लोकों में घूमते रहते थे। 3 लोकों के अनेक अराजकतापूर्ण लोकों में भटकते हुए निंग ने अंततः एक 7वां शिष्य चुन लिया। उसका 7वां शिष्य एक पूर्वज अमर था जिसे ग्रैंड इमोर्टल बादामी के नाम से जाना जाता था और जो एक वनस्पति आत्मा थी जिसने दाव को समझने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये याद रखना जरूरी है कि विकास की इतनी लंबी अवधि के बाद तीनों लोकों में अब इतने सारे अराजकता लोक और विशेषज्ञ हो गए थे कि एक भी पैतृक अमर का कोई खास महत्व नहीं था। ग्रैंड इमोर्टल अलमंडर का व्यक्तित्व बहुत ही विलक्षण था, जो निंग को उसके पुराने दोस्त कुलपति लू डोंगबिन की याद दिलाता था। क्योंकि उसे मैचमेकर का काम करना बहुत पसंद था, वह प्रेमियों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए आयोजनों में फेरबदल करता था और जब उसे ऐसे लोग मिलते जो उसे पसंद नहीं आते थे तो वह एक दूसरे के साथ तरह तरह की चालें चलता था। दरअसल कभी कभी तो वह उन लोगों को भी एक दूसरे से जोड़ देता था जिन्हें वह सचमुच नापसंद करता था। त्रिलोक में विचरण करते हुए निंग की नजर इस महान अमर बादाम साधक पर पड़ी। वह कुछ देर तक गुप्त रूप से बादाम साधक का पीछा करता रहा। बादाम साधना के मामले में सनकी और आलसी लग रहा था। कई लोगों को यह स्पष्ट लग रहा था कि उसके भविष्य में कोई संभावना नहीं है। यही कारण था कि त्रिलोक के किसी भी डाउलॉर्ड या विश्व स्तरीय साधक ने उसे न तो शिष्य बनाया और न ही उसे शिक्षा दी। हालांकि निंग को लग रहा था कि यह महान अमर बादाम वाला एक असाधारण व्यक्ति है। जब निंग ने उसका भविष्य देखा तो उसे समझ आया कि बादाम वाला सचमुच एक कच्चा जैद का टुकड़ा था। चूंकि निंग को धीरे धीरे उस युवा से लगाव हो गया था, इसलिए निंग ने उसे अपना 7वां शिष्य बनाने का फैसला किया। ये समाचार कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ ने 7वें शिष्य ग्रैंड इमोर्टल अलमॉन्डर को अपना लिया है, तीनों लोगों को स्तब्ध कर गया तथा अनेक अमर और दैत्य देवता असमंजस में पड़ गए। निंग ने आराम से जीवन बिताया, नुवा की खबर का इंतजार किया। निंग के दावमच प्रयास के लगभग 69 मिलियन वर्ष बाद एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में एक विशाल शिलाखंड खाली जगह में हवा में तैर रहा था। इस शिलाखंड के ऊपर 2 महाशक्तियां कमल मुद्रा में बैठी थीं, मदिरापान कर रही थीं और आनंद मना रही थीं। उनके चारों ओर का खाली क्षेत्र इस परलोक में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की छवियां प्रदर्शित कर रहा था। क्या डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ अविश्वसनीय नहीं है? बिखरे हुए सुनहरे बालों वाले मांसल आदमी ने आह भरते हुए कहा। वह सचमुच है। अगर तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई आइसपीक सेना के महान लोनली किंग को तलवार के एक ही वार से मार सकता है। वह वाकई अविश्वसनीय है। गंजे लाल वस्त्र पहने हेगेमन गुत्सोंग ने सिर हिलाया और आह भरी। ये सुनकर मैं दंग रह गया। काश मैं वहां होता और यह सब खुद देखता। हा 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 हा। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में है। वह जगह हमसे बहुत दूर है। वहां पहुंचने के लिए आपको ग्रेट डार्क के कई अविश्वसनीय रूप से विशाल हिस्सों से होकर गुजरना होगा। मुझे हैरानी है कि यह खबर इतनी दूर तक पहुंच गई। मैं एक अदरवज लॉर्ड हूं और मेरे कई दोस्त हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में सुना। उस हटे कट्टे आदमी ने कहा। ये सचमुच बहुत दूर है। गंजे लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। कुछ लोक विश्व एक दूसरे के काफी करीब थे। लोक विश्व आपको उनके बीच बस कुछ हजारों वर्षों में यात्रा करने की अनुमति दे सकते थे।
अन्य सैकड़ों गुना दूर थे, उस अंतहीन अंधकार से अलग, जिसके अंदर कोई लोक विश्व नहीं था, जिसे कई साधक महा अंधकार कहते थे, जो सम्राट लोक विश्व के माध्यम से यात्रा के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं थे। उनके लिए महा अंधकार को पार करने में बहुत अधिक समय लगता, करोड़ों अराजकता चक्र या उससे भी अधिक। अधिकांश लोग बहुत दूर यात्रा करने को तैयार नहीं थे। ओह ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नुवा नाम के किसी व्यक्ति को खोज रहा है। हट्टा कट्टा आदमी हंसा। उसने कहा था कि जो नुवा को ढूंढ लेगा उस पर वह एहसान करेगा। वह उसे एक खजाना सौंपने को तैयार होगा या किसी काम में मदद भी करेगा, जिसमें लोनली किंग के स्तर की बड़ी शक्तियों को मारने जैसा काम भी शामिल है। नुवा कौन है? हेगेमोन गुडसोंग ने पूछा। एक महिला साधक जिसने कथित तौर पर केवल 100 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का कहना है कि वह शायद एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड या एक शाश्वत सम्राट है, बलवान आदमी ने कहा। ओह, हेगेमोन गुडसोंग उत्साहित महसूस करने लगा। 1 घंटे बाद लाल वस्त्रधारी हेगेमोन गुडसोंग दूसरे लोक को छोड़कर दूसरे लोक में पहुंच गया, जो एक स्पेस टाइम सुरंग के जरिए पहले लोक से जुड़ा था। अब तक वह अपनी उत्तेजना को दबा नहीं पा रहा था। नुवा, एक साधिका जिसने केवल 100 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया है। हेगेमोन गुडसोंग ने आंखें सिकोड़ लीं। पिछली बार जब मैं ब्लू स्काई रियल्म्स के पैट्रियार्क ट्रीविंड से मिला था तो वे नुवा नाम की एक साधिका को लेकर आए थे। उस समय उन्होंने उसकी कई बार प्रशंसा की थी और उसे अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली बताया था। उस समय वह केवल तृतीय चरण की एक डाउलॉर्ड थी। मुझे आश्चर्य है कि अब वह कैसी होगी। मैं जाकर देखता हूँ। शायद यही वो इंसान है जिसे फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स का डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ढूंढ रहा है। हेगेमोन गुडसोंग तुरंत एक रियल्मशिप किराए पर लेने चला गया। रियल्मशिप के मालिक आमतौर पर 100 करोड़ साल की उड़ान के लिए उतना ही शुल्क लेते थे जितना कि 1 लाख साल की उड़ान के लिए। आखिरकार उन्हें कभी कभार ही काम पर रखा जाता था। उन्हें इसका पूरा लाभ उठाना था। इस प्रकार इस यात्रा में हेगेमोन गुडसोंग की कुल संपत्ति का लगभग 30% ही खर्च हुआ। हालांकि उन्हें इस खर्च पर दुख हुआ, लेकिन यह उनकी स्वीकार्य सीमा के भीतर था। हेगेमोन गुडसोंग, हम अभी ब्लू स्काई रियल्म्स में पहुंचे हैं। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं सुनी हुई जानकारी का परीक्षण करने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मुझे यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 3 मिलियन साल लगे हैं। मैं तुम्हें तब तक उड़ाता रहूंगा जब तक ये 100 मिलियन साल पूरे नहीं हो जाते। राज्य का शासक हेगेमोन बिल्कुल निश्चिंत था। उसके समय के सिर्फ 100 मिलियन साल के बदले में इतना सारा खजाना कमाना बिल्कुल चोरी थी। हेगेमोन गुडसोंग खोज में निकल पड़ा। जल्द ही उसे पैट्रियार्क ट्रीविंड का निवास मिल गया। एक सुंदर युवा शिष्य पैट्रियार्क ट्रीविंड के वृक्ष महल के सामने खड़ा था और इस शिष्य ने हेगेमोन गुडसोंग का आदरपूर्वक अंदर स्वागत किया। हेगेमोन, पैट्रियार्क ब्लेसन क्षेत्र की यात्रा पर गए हैं, शिष्य ने आदरपूर्वक कहा। उनका अवतार अपने मित्रों के अवतारों से मिलने के लिए यहाँ से चला गया है ताकि वे लगातार संपर्क में रहें। लगभग सभी ब्लेसन क्षेत्र चले गए हैं। ब्लेसन क्षेत्र, आपके कुलपति बहुत साहसी हैं। उनकी वह महिला शिष्या नुवा कहाँ है? हेगेमोन गुडसोंग ने तुरंत पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नुवा। युवक चौंक गया। उसने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता? आधा अराजकता चक्र पहले उसने अपना दांवमज पूरा किया और एक हेगेमोन बन गई। यह उसकी ही सिफारिश थी कि वे ब्लेसन डोमेन जाएं। पैट्रियार्क और अन्य प्रमुख शक्तियों के सहमत होने के बाद वे उसके साथ वहां जाने के लिए एक साथ आए। वह हेगेमोन बन गई। हेगेमोन गुडसोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन वह तो बहुत छोटी है। उसने बहुत समय से ट्रेनिंग तो नहीं ली है ना? वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नुवा के अनुभव असाधारण रहे हैं। माना जाता है कि कुलपति ने उन्हें ब्लेसन क्षेत्र में खोजा था और उन्हें यहाँ वापस लाए थे। शिष्य ने कहा, मैं उन्हें लगभग 100 अराजकता चक्रों से ही जानता हूँ। 100 अराजकता चक्र? हेगेमोन गुडसोंग को उत्साह का एहसास हुआ। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम कहते हो कि उसे ब्लेसन डोमेन में खोजा गया था? यह उसके लिए नया था। हाँ, बहुत से लोग ये जानते हैं। उसका वहाँ आना शायद असाधारण पृष्ठभूमि का संकेत है। वह सचमुच एक अद्भुत प्रतिभाशाली हस्ती है। वह मात्र 100 अराजकता चक्रों में एक हेगेमोन बन गई। यह मेरे लिए भी अविश्वसनीय है, शिष्य ने कहा। हेगेमोन गुडसोंग जितना ज्यादा सुनता उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। यह सही था, ये बिल्कुल सही था। महान डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने कहा था कि नुवा या तो एक अद्भुत डाउलॉर्ड था या फिर उसने डाउमज में सफलता हासिल की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी निश्चितता से कहा था। नुवा वाकई अद्भुत था, लेकिन डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उससे भी ज्यादा अद्भुत था। उसने लोनली किंग को ऐसे मारा था मानो वह कोई मुर्गी हो, जिसका मतलब था कि कल्टीवेटर सभ्यताओं में वह ऑटोक्स के बाद दूसरे नंबर पर था। मैं सही था, वही है। वो एक अद्भुत शख्सियत है, लेकिन डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उससे भी ज्यादा अद्भुत है। ये सब संयोग नहीं हो सकता। जरूर वही होगी, हेगेमोन गुडसोंग ने मन ही मन सोचा, और वो असल में ब्लेसन डोमेन से आई है। लगता है वो और डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक दूसरे को जानते होंगे। पुस्तक 39 अध्याय 7 डार्कनॉर्थ का पहला उल्लेख। ये पुष्टि करने के बाद कि ब्लू स्काई रियल्म्स की नुवा ही वही व्यक्ति है जिसे डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ढूंढ रहा था। हेगेमोन गुडसोंग को खुशी और घबराहट दोनों महसूस हुई। मुझे जल्दी से रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस को इसकी सूचना देनी होगी। अगर मैं बहुत धीमा रहा तो कोई और मुझसे पहले ही इसकी सूचना दे सकता है। उफ, हम रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस के इलाके से बहुत दूर हैं।
ये जानकारी उन तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। ब्लू स्काई रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस के हिडन फीएंड रियल्म्स से अवर्णनीय रूप से दूर था। हालांकि जीनिंग और उसके अनुरोध की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी, फिर भी हेगेमॉन गुडसॉन्ग को नुवा का पता लगाने और उसे सबसे पहले ढूंढने में 60 करोड़ साल लग गए थे। अगर उसे रियल्मशिप के जरिए हिडन फीएंड रियल्म्स तक उड़ना होता तो उनके बीच स्थित कैओसवर्स के अनगिनत विशेष क्षेत्रों से गुजरने में ही शायद कई अरब साल लग जाते। यह शायद किसी और बड़ी शक्ति के लिए नुवा को खोजने और फिर विंडग्रेस को सूचित करने के लिए काफी समय था। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने डॉन वॉर के दौरान अविश्वसनीय कार्य किए हैं और उन्हें कई ऑटॉक्स ने शिक्षा दी है। हेगेमॉन गुडसॉन्ग ने सोचा वह महान ऑटॉक टाइटेनोस से भी संपर्क कर सकते हैं। ग्रैंड सम्राट स्काईदीप ब्लू स्काई डोमेन के सबसे करीबी व्यक्ति हैं जो ऑटॉक टाइटेनोस से भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे उनके माध्यम से रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस को तुरंत सूचित करने में सक्षम होना चाहिए। महान सम्राट स्काईदीप, मुझे जल्दी से उनसे मिलने जाना है। हेगेमॉन विंडग्रेस ने अपने किराए के राज्य का उपयोग करते हुए महान सम्राट स्काईदीप के निवास की ओर तेजी से दौड़ लगाए। किसी ऑटच से संपर्क करना बेहद मुश्किल काम था। वे सभी रहस्यमय और ढूंढने में मुश्किल थे। ज्यादातर हेगेमॉन उन तक पहुंचने में असमर्थ थे। केवल ऑटच टाइटेनोस ही स्थायी रूप से अपनी जागीर में रहता था, जिससे संपर्क करना सबसे आसान था। हालांकि फिर भी केवल वे ही लोग उससे संपर्क कर पाते थे जो अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे और जिन्हें अतीत में महान पुण्यों के कारण ऑटच का अनुग्रह प्राप्त था। उदाहरण के लिए, हालांकि जीनिंग ऑटच टाइटेनोस से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका था, उसके पास ऑटच से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। लोनली किंग बेहद ताकतवर था, फिर भी वह ऑटॉक टाइटेनोस से संपर्क नहीं कर पा रहा था। अगर वह ऐसा करना चाहता तो उसे अन्य प्रमुख शक्तियों से अपनी ओर से संदेश भेजने के लिए कहना पड़ता। केवल वे ही लोग जिन्होंने अतीत में सचमुच महान उपलब्धियां हासिल की थीं, जैसे कि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस, ग्रैंड सम्राट स्काईदीप या देव सम्राट हेलोंग, ऑटॉक तक पहुंच पाते थे। लेकिन जाहिर है तब भी वे केवल ऑटॉक के निजी शिष्यों तक ही पहुंच पाते थे। ये स्वयं ऑटॉक तक पहुंचने के बराबर था। अंत में ऐसे बहुत कम लोग बचे थे जिन्होंने इतने महान कार्य किए थे कि उन्हें एक तानाशाह तक पहुंच प्राप्त हुई। हेगेमॉन गुडसॉन्ग को देव सम्राट स्काईदीप के निवास तक पहुंचने से पहले 50 लाख साल से भी ज्यादा उड़ना पड़ा। इसके विपरीत फ्लेमड्रैगन रियल्म्स उससे कहीं ज्यादा दूर था। वहां पहुंचने में उसे अरबों साल लग जाते और इस प्रकार निंग द्वारा डाउमच प्रयास करने के लगभग 120 मिलियन वर्ष बाद हेगेमॉन गुडसॉन्ग ग्रैंड सम्राट स्काईदीप के माध्यम से रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस को संदेश भेजने में कामयाब रहा। सच तो ये है कि निंग के डाउमच प्रयास के लगभग 90 मिलियन वर्ष बाद डाउ लॉर्ड डाकनॉथ द्वारा तलवार के एक वार से लोनली किंग को मार डालने और डाउ लॉर्ड डाकनॉथ नुवा को खोज रहा है की खबर अंततः ब्लू स्काई रियल्म्स तक पहुंच चुकी थी और इस प्रकार ब्लेसन डोमेन में नुवा तक पहुंच चुकी थी। ब्लेसन डोमेन के भीतर गड़गड़ाहट, उस दूर स्थित धधकते तारे से विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी, क्योंकि अनगिनत ज्वलंत उल्काएं लगातार उसकी सतह से बाहर निकल रही थीं। एक चांदी सफेद जहाज शून्य में उड़ रहा था, जिसके भीतर 5 आकृतियां थीं। उन 5 की आभा असाधारण थी, जिनमें सबसे असाधारण आभा एक वृद्ध और एक युवक की थी। वृद्ध के लंबे लाल बाल थे, शरीर झुका हुआ था और उसने अग्निमय पत्तियों से बने वस्त्र पहने हुए थे। उसके सिर से एक अग्निमय वृक्ष की शाखा भी निकल रही थी। यह अद्भुत पौराणिक कुलपिता ट्रीविंड था। जहां तक उस युवक की बात है, वह असाधारण रूप से ठंडा और दूर दराज लग रहा था। उसने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और उसे इम्प्रेटर जेड रेनबो के नाम से जाना जाता था। वह इस दस्ते में एकमात्र व्यक्ति था जो पैट्रियार्क ट्रीविंड के बराबर था। उसका खुद को सिर्फ सम्राट के बजाय इम्प्रेटर कहना उसके अहंकार और आत्मविश्वास का प्रमाण था। लेकिन इस समय उसकी आंखें सुलगते हुए क्रोध से भरी हुई थीं। हमारी किस्मत बहुत खराब रही। हम इतने लंबे समय तक लड़ते रहे और वह दूसरी दुनिया लगभग हमारी मुट्ठी में थी, लेकिन आखिरकार हम पर पेलिग्रेस और हेगेमॉन्स के एक पूरे समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया। इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक रोएदार एलियन युवक ने धीमी सी दहाड़ लगाई। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से भर गया। वह भी एक हेगेमॉन था। गुरु पैट्रियार्क ट्रीविंड के ठीक बगल में एक महिला खड़ी थी। उसने अनोखे हरे वस्त्र पहने हुए थे जो पत्तों से ढके हुए थे, लेकिन उसके सारे पत्ते हरे थे। उसके गुरु के वस्त्र लाल पत्तों से ढके थे। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी और जब वह मुस्कुराती थी तो उसे देखकर किसी का भी मन शांत हो जाता था। अगर हम हार गए तो हार गए। हम संयोग से ही उस दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए, नुवा ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा एक अतिरिक्त दूसरे ब्रह्मांड से हमारे आगामी अन्वेषणों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सहमत? पैट्रियार्क ट्रीविंड ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि यह निराशाजनक और हताश करने वाला था, लेकिन हमारे सामने से एक अदरवज चोरी होते देखना। नुवा सही कह रहा है भाई जेड रेनबो, और मेरे पास पहले से ही अदरवज हैं, जबकि नुवा के पास एक सिथे हथियार है। इस अदरवज से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम ब्लेसन डोमेन में प्रवेश करने के लिए एकजुट हुए हैं और हमारा असली लक्ष्य सिथे शस्त्रागार है जिसके बारे में नुवा ने बात की थी। वह अदरवज तो बस एक किनारे की चीज थी। छोड़ो भी। चमकदार और खूबसूरत इम्प्रेटर जेड रेनबो के चेहरे पर अभी भी एक ठंडी सी मुस्कान थी जब उसने कहा, इस बार मैं उस बेवकूफ कुतिया पेलग्रेस को छोड़ दूंगा। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उसे सबक सिखाऊंगा। नुवा, हम सिथे शस्त्रागार से कितनी दूर हैं? नुवा ने कहा, जब मुझे सिथे शस्त्रागार मिला तब मैं अभी भी एक विश्व स्तरीय साधक ही था। मैं भाग्यशाली था कि किसी तरह बच गया, लेकिन मुझे बस एक अस्पष्ट सा अंदाजा है कि वह कहाँ था।
मुझे जो पता है उसके आधार पर अब हम उसके काफी करीब पहुंच गए होंगे। नुवा ब्लेसन क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय साधक के रूप में प्रकट हुई थी। उस समय उसने एक सेथे शस्त्रागार की खोज की थी, लेकिन उसे पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए वह बहुत कमजोर थी। वह मुश्किल से एक खजाना खींच पाई थी, फिर तुरंत भाग गई थी। वह कई खतरनाक मौकों पर लगभग मर ही गई थी। अंततः पैट्रियार्क ट्रीविंड से टकराने से पहले, जिसने उसे अपना शिष्य बना लिया था, वह उसे घातक ब्लेसन क्षेत्र से निकालकर ब्लू स्काई क्षेत्र में ले गया था। नुवा को कभी समझ नहीं आया था कि उसने जो सेथे शस्त्रागार खोजा था उसका असली मतलब क्या था। चौथे चरण की डाउलॉर्ड बनने के बाद ही उसे समझ आया, लेकिन उसने इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की। जब वह अपने डाउमज में सफल हुई और एक हेगेमॉन बन गई, तभी उसने इसका जिक्र किया और बड़ी संख्या में हेगेमॉन्स को सेना में शामिल होकर उन खजानों की खोज करने के लिए आमंत्रित किया। सम्राट ज़ेड रेनबो के चेहरे पर अचानक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ, क्योंकि उसका चेहरा सचमुच पीला पड़ गया था। क्या हुआ भाई ज़ेड रेनबो? पैट्रियार्क ट्रीविंड थोड़ा हैरान हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि हमेशा ठंडे और घमंडी सम्राट ज़ेड रेनबो अपनी भावनाओं पर इस तरह नियंत्रण खो बैठा? अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सम्राट ज़ेड रेनबो अब पहले जैसे ठंडे और गंभीर नहीं रहे, यहाँ तक कि उनकी आवाज भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। कुछ बहुत बड़ा? नुवा ने उत्सुकता से सुना। उसने पांचों में से सबसे कम समय के लिए प्रशिक्षण लिया था और वह इम्परेटर ज़ेड रेनबो के प्रति गहरी श्रद्धा से भर गई, जो उसके स्वामी जितना ही शक्तिशाली था। निस्संदेह वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति था। बूढ़े आदमी ट्रीविंड, क्या आप आइस पीक सेना के एकाकी राजा को जानते हैं? सम्राट ने पूछा। मैं उसके बारे में जानता हूँ। पैट्रियार्क ट्रीविंड ने सिर हिलाया। वह मर चुका है, सम्राट ज़ेड रेनबो ने गंभीर स्वर में कहा। वह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नामक एक भयानक व्यक्ति की तलवार के एक ही वार से मारा गया। क्या? पैट्रियार्क ट्रीविंड ने हैरानी से कहा। ये कैसे संभव है? रुको, और भी बहुत कुछ है। मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है। मुझे एक पल दो, सम्राट ने कहा। उसका प्राइमल ट्विन किसी और बहुत दूर जगह पर था और वह कुछ अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के बारे में बातचीत कर रहा था। आखिरकार सम्राट को पूरी कहानी बताई गई और फिर उसने सुना कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नुवा को खोज रहा है। हो! सम्राट ज़ेड रेनबो ने आश्चर्य से नुवा को घूरा। नुवा ने पलकें झपकाईं। सम्राट के चेहरे पर जो भाव थे उसे देखकर वह हैरान थी, क्योंकि वह उसे घूर रहा था। क्या हो रहा है भाई ज़ेड रेनबो? डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के पीछे क्या कहानी है? लोनली किंग ने गोल्डन सम्राट बनने के लिए रिचुअल सैक्रिफिकियम का इस्तेमाल किया था। उसका शरीर तुमसे भी ज्यादा मजबूत था और उसकी रक्षा कई सिथे युद्ध मशीनों द्वारा की जाती थी। सबसे ज्यादा संभावना है कि उसे एक ही वार में मारने में सक्षम एकमात्र साधक पौराणिक ऑटोक्स ही हैं। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ बहुत शक्तिशाली है। सम्राट ज़ेड रेनबो नुवा को घूरते हुए बोल रहा था। मेरे दोस्तों ने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार उसने तलवार के अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल कर ली है। उसकी शक्ति अथाह है। लोनली किंग उसके एक तलवार के वार का जवाब देने से पहले ही मर गया। ये सुनकर कुलपति ट्रीविंड दंग रह गए। डार्कनॉर्थ, नुवा ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन किसी कारणवश उसे एक अस्पष्ट सा एहसास हो रहा था कि वह किसी न किसी तरह उससे जुड़ा हुआ है। मानो कर्म की कुछ धुंधली रेखाएं उन्हें आपस में जोड़ रही हों। अफसोस, कर्म के दाव में नुवा का कौशल इतना मजबूत नहीं था कि वह अपने से जुड़े हर कर्म सूत्र की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर सके, लेकिन फिर भी वह कम से कम उसे महसूस तो कर पा रही थी। उसे सार्वजनिक रूप से कैओसवर्स के साधकों में ऑटोक्स के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह अपने हाथ के एक झटके से हम दोनों को खत्म कर सकता है। सम्राट ज़ेड रेनबो ने नुवा को घूरा और वह इस समय नुवा नाम के एक साधक की तलाश में है। नुवा, पैट्रियार्क ट्रीविंड और बाकी दो हेगेमॉन्स ने मुड़कर देखा। अब वे चारों नुवा को घूर रहे थे। उन्होंने कहा कि नुवा एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली साधक महिला है जिसने संभवतः लगभग 100 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने कहा कि वह या तो एक अत्यंत शक्तिशाली डाउलॉर्ड है या संभवतः एक शाश्वत सम्राट। सम्राट ज़ेड रेनबो ने नुवा को गौर से देखा। ये तो बहुत बड़ा संयोग है। सब लोग ये सुनकर दंग रह गए। नुवा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर आ गई। पुस्तक 39 अध्याय 8। एक आखिरी बात। ये डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ कौन था? वह उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उसे कैसे पता चल सकता था कि उसने लगभग 100 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया था। उसने कई गहन मुठभेड़ों का सामना किया था। अस्थायी त्वरण को ध्यान में रखते हुए उसने प्रशिक्षण में जो वास्तविक समय बिताया था वह 100 अराजकता चक्रों से कहीं ज्यादा था। और फिर भी ये सच था कि उसने प्रशिक्षण में केवल 100 अराजकता चक्रों का ही सामान्य समय बिताया था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है, इम्परेटर ज़ेड रेनबो ने आगे कहा, और जहां तक मैं जानता हूं उसे भी लगभग उतने ही समय तक प्रशिक्षण लेना चाहिए था जितना तुमने लिया है। नुवा, दुर्भाग्य से वह अपने दावमज में असफल रहा। दावमज में असफल होने के तुरंत बाद उसने इटर्नल ओमेगा स्वॉर्ड दाव में भी महारत हासिल कर ली होगी। उसकी तलवारबाजी पूरे कैओसवर्स में बेजोड़ है। नुवा, वह तुम्हें जानता है और उसने भी लगभग तुम्हारे जितना ही प्रशिक्षण लिया है। क्या तुम उसे जानती हो? नुवा ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। नुवा, पास के पैट्रियार्क ट्रीविंड ने जल्दी से पूछा, क्या आप डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को जानते हैं या नहीं? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। इस बारे में मैं किसी भी तरह गलत नहीं हो सकती। मेरे जितने भी पुराने दोस्त थे उनमें से किसी का नाम डार्कनॉर्थ नहीं था। नुवा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अजीब है। पैट्रियार्क ट्रीविंड हैरान था। क्या यह मुमकिन है कि जिस नुवा को वह ढूंढ रहा है
वह कोई और हो, एक जैसे नाम वाले अनगिनत प्राणी हैं, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी हो जो संयोग से नुवा हो, जो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो और जिसने केवल 100 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया हो। सम्राट जेड रेनबो भी हैरान थे। क्या ये सचमुच एक अजीब संयोग है? क्या सचमुच नुवा नाम की कोई दूसरी अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली महिला साधिका है? नुवा मन ही मन सोच रही थी। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि यह डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ जिसे ढूंढ रहा है वही है, हालांकि वे पहले कभी मिले नहीं थे। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ कौन है वह? नुवा मन ही मन सोच रही थी। फ्लेम ड्रैगन रील्मवज ब्लेसन डोमेन से अवर्णनीय रूप से दूर था। श्वेत वस्त्रधारी जीनिंग वास्तेवेन पैलेस के भीतर एकांत पर्वत की चोटी पर पद्मासन में विराजमान थे। उनके सामने एक मेज थी, जबकि लाल वस्त्रधारी सू यूजी उनके बगल में मदिरा उंडेल रहे थे। निंग एक के बाद एक प्याले शराब गटकता रहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जब वह अपने सामने रखे पत्थरों को देख रहा था। कुछ नुकीले थे, कुछ चिकने और कुछ के पास पौधे उगे हुए थे। एक छोटा सा कीड़ा भी था जो अपने छोटे छोटे पंजों से तेजी से काम करते हुए धीरे धीरे एक पौधे पर चढ़ रहा था। हा, निंग ने देखा कि भरिंग किसी तरह एक पत्ते पर चढ़ गया। उसके वजन से पत्ता नीचे की ओर झुक गया और भरिंग फिर से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर निंग हंसे बिना नहीं रह सका। मास्टर, आप तो बस कीड़ों को देखकर ही बहुत खुश लग रहे हैं। सू यूजी लगातार निंग के लिए शराब डालती रही। निंग ने मुस्कुराते हुए कीड़े की ओर इशारा किया। कीड़ों को भोजन और साथी के लिए लड़ना पड़ता है। उनका जीवन छोटा होता है लेकिन शानदार होता है। आम इंसान शायद थोड़ा ज्यादा जी पाते हैं, लेकिन आमतौर पर वे सिर्फ 100 साल ही जीते हैं। लगता है मैं यहाँ काफी देर से बैठकर शराब पी रहा हूँ। गुरुजी, आप यहाँ ठीक 32,822 वर्षों से शराब पी रहे हैं, सू यूजी ने कहा। ओह, निंग हंसा। मैं एक डाउ लॉर्ड हूँ जो डाउमज में असफल रहा है। सभी शाश्वत सम्राट इस बात पर आह भरते हैं कि मेरा जीवन कितना छोटा होगा, लेकिन मेरे पास अभी भी हजारों अराजकता चक्र बाकी हैं। मेरे पास उन कीड़ों या उन साधारण मनुष्यों से कहीं ज्यादा समय है। धिक्कार है, साधारण अराजकता लोग एक ही अराजकता चक्र के भीतर उभरते और बिगड़ते हैं। अगर आप इसे उस नजरिए से देखें तो मेरे पास वास्तव में बहुत समय बचा है। हालांकि मुझे आश्चर्य है, क्या मैं नुवा का कोई भी शब्द ढूंढने के लिए इतना समय बचा पाऊंगा? आप निश्चित रूप से करेंगे, गुरुजी, सू यूजी ने जल्दी से कहा। निंग ने सिर हिलाया। जब से वह दाउमज में असफल हुआ था, उसने अपना ध्यान उन लोगों के लिए तैयारी पर केंद्रित कर दिया था जिनकी उसे परवाह थी। उसने अपने शिष्यों के लिए लगभग पूरी तैयारी कर ली थी, बाकी सब उन पर निर्भर था। सफलता या असफलता, जीवन या मृत्यु, ये सब उनके अपने प्रयासों पर निर्भर करेगा। जैसा कि कहावत है, गुरु मार्ग दिखा सकता है लेकिन शिष्य को स्वयं उस पर चलना होगा। इस समय निंग को किसी भी चीज से ज्यादा 3 लोगों की चिंता थी, क्योंकि 3 लोगों में उसके माता पिता, उसकी बेटी, उसके गुरु, उसके साथी शिष्य और उसके कई अच्छे दोस्त रहते थे। यही उसकी मातृभूमि भी थी। मेरा आखिरी काम तीनों लोगों के लिए एक अच्छा रक्षक ढूंढना है। पहले उसने ये बोझ खुद ही उठाया था। अफसोस, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। निंग अपनी सारी उम्मीदें नुवा पर छोड़ रहा था। अगर वह नुवा को नहीं ढूंढ पाता तो वह कुछ बड़ी शक्तियों को त्रिलोकों की रक्षा के लिए आजीवन शपथ लेने पर मजबूर कर सकता था। हालांकि जो कोई स्वेच्छा से कुछ कर रहा होता वह किसी मजबूरी से किए गए कार्य से कहीं ज्यादा प्रभावी होता। एक अनिवार्य आजीवन शपथ की प्रभावशीलता की एक सीमा होती है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो वास्तव में त्रिलोकों की परवाह करता हो और उसके लिए बलिदान देने को तैयार हो। निंग नुवा पर भरोसा करती थी। वह कभी तीनों लोकों की सच्ची नेता थी, जहाँ 3 सम्राट, भगवान तथागत बुद्ध, ताओवादी 3 पवित्रताएं और अन्य सभी उसके साथ सेवा करते थे। यह उसके व्यक्तिगत करिश्मे का प्रमाण था। फुसफुसाहट। निंग को बाहर एक लहर सी उठती हुई महसूस हुई। वह घूरने लगा, उसकी नजरें आयामी दीवारों को भेदती हुई और उसे वास्तवेन एववर्ल्ड के बाहर अंतरिक्ष के शून्य में उतरती हुई नीली रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। रीम्स लॉर्ड विंडग्रेस ब्लैकसन के रास्ते आ गया था। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, रीम्स लॉर्ड विंडग्रेस जल्दी से वास्तवेन पैलेस पहुंच गया। वह नीचे उतरा, फिर निंग का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। बैठो, निंग ने शांति से कहा। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, हमने नुवा को ढूंढ लिया है, रीम्स लॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। निंग की आंखें तुरंत एक अद्भुत चमक से चमक उठीं। उसके आसपास की पूरी दुनिया मानो असीम आनंद में डूब गई हो, और यहाँ तक कि रीम्स लॉर्ड विंडग्रेस भी उसमें डूबे बिना नहीं रह सका। वह कहाँ है? निंग ने पूछा। वह इस समय ब्लेसन डोमेन में है, लेकिन पहले वह एक रियल्मवर्स में रहती थी, रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने कहा। वह रियल्मवर्स हमसे बहुत दूर है। ये वास्तव में कैओसवर्स के सार के काफी करीब है। इसका नाम ब्लू स्काई रियल्मवर्स है। यह अराजकता के सार के काफी करीब है। निंग को काफी हैरानी हुई। उसकी इच्छाशक्ति तलवार के ताव के अतुलनीय रूप से दूर स्थित मूल तत्व से जुड़ी हुई थी, और इसीलिए वह जानता था कि यह कितनी अविश्वसनीय रूप से दूर है। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने सिर हिलाया। ओह, ठीक है। नुवा ब्लू स्काई रियल्मवर्स की एक हेजमोन है। उसने हाल ही में अपने दाउमज में सफलता प्राप्त की है और हेजमनी प्राप्त की है, और वह पैट्रियार्क ट्रीविंट की शिष्या है। उसने केवल 100 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया है, फिर भी वह हेजमनी तक पहुंच चुकी है। प्रतिभा के मामले में वह शायद आपके बाद दूसरे स्थान पर है। ये सुनकर निंग और भी उत्साहित हो गया। नुवा सिर्फ 100 अराजकता चक्रों के प्रशिक्षण के बाद एक हेजमोन बन गई थी। ये तो वही होगी, और वह एक हेजमोन थी। इसका मतलब था कि वह सचमुच तीनों लोगों की रक्षा करने में सक्षम होगी।
कमजोर साधक उन सिथे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जो निंग ने लोनली किंग से हासिल किए थे। वह इतनी दूर क्यों है? निंग हैरान था। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? मैंने सुना है कि वह पहली बार ब्लेसन डोमेन में बिल्कुल अकेली ही प्रकट हुई थी। पैट्रियार्क ट्रीविंड द्वारा खोजे जाने से पहले, जिसने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था, उसने कई खतरों का सामना किया। इस प्रकार वह तकनीकी रूप से एक विदेशी है और ब्लू स्काई रियल्म्स की मूल निवासी नहीं है। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने कहा, कोई विदेशी? निंग को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह वही थी, और उसका अवचेतन मन भी यही कह रहा था। वह तीनों लोगों की मानुवा थी। तुमने कहा था कि वह इस समय ब्लेसन डोमेन में है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। वह ब्लेसन डोमेन में क्यों है? मैंने सुना है कि वह पैट्रियार्क ट्रीविंड और कई अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ एक गठबंधन में शामिल होकर इसकी गहराई का पता लगाने जा रही है, रियल्म्स विंडग्रेस ने कहा। मैंने ये जानकारी हेगेमॉन गुडसॉन्ग नाम के किसी व्यक्ति से सुनी है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। ब्लेसन डोमेन, यह उन 8 डोमेन में से एक है जो उस जगह के बगल में है जहाँ कैओसवस के प्रमुख सार स्थित हैं। कैओसवस के प्रमुख तत्व एक अद्भुत स्थान पर स्थित थे जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता था। आप उन्हें सामान्य तरीकों से नहीं खोज सकते थे, यहाँ तक कि हेजमन या अदरवाइज लॉर्ड्स भी उन्हें केवल खोज से नहीं ढूंढ सकते थे। क्विंटेसेंस स्पेसटाइम में सभी चीजों का स्रोत था और यह कैओसवस के मूल में ही स्थित था। केवल वे ही उन्हें खोज पाते जो पर्याप्त रूप से उच्च स्तर के ज्ञानोदय पर थे। ऑटोप क्विंटेसेंस का पता लगाने में सक्षम थे, लेकिन हेजमन नहीं। जब से निंग ने तलवार के दाव के प्रमुख तत्व पर नियंत्रण किया था, वह जानता था कि वह भी कैओसवस के प्रमुख तत्वों का स्थान खोज पाएगा। प्रमुख तत्वों की भूमि। क्विंटेसेंस वास्तव में एक अद्भुत स्थान था जो कैओस प्रिमोडियल्स, सोर्स वॉकर्स और कई अन्य जीवित प्राणियों को जन्म देने में सक्षम था। कैओस प्राइमोडियल्स पेटू घुमक्कड़ के रूप में पैदा हुए थे। वे धीरे धीरे विशाल कैओसवस में विलीन हो जाते थे, जिससे किसी का उनसे सामना होना बहुत दुर्लभ हो जाता था। लेकिन सोर्स वॉकर अलग थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान थे और इसलिए आमतौर पर प्राइम एसेंस के आसपास ही रहना पसंद करते थे। प्राइम एसेंस के आसपास का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से खजानों के अविश्वसनीय घनत्व से संपन्न होता था और कभी कभी डॉन युद्ध से बचे हुए सिथे हथियारों के शस्त्रागार भी दिखाई देते थे। साथ ही अन्य वास भी। क्विंटेसेंस के आसपास के 8 क्षेत्र, जहां खजानों का भंडार सबसे ज्यादा था, अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध थे। निंग वहां पहले कभी नहीं गया था, लेकिन उसने उनके बारे में बहुत पहले सुना था। अगर पैट्रियार्क ट्रीविंड, नुवा और बाकी लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वे खुद को सुरक्षित रख पाएंगे, रियल्म्स विंडग्रेस ने कहा। किंवदंतियों के अनुसार वे 8 क्षेत्र हमारे लिए बेहद खतरनाक हैं, लेकिन ऑटॉक्स के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हैं। मुझे लगता है कि वे आपके लिए भी कोई खतरा नहीं होंगे। डॉलॉर्ड डार्कनॉर्थ। सहमत, निंग ने सिर हिलाया। अगर नुवा ब्लेसन डोमेन में है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। ब्लेसन डोमेन हमसे बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने में आपको कई अरब साल लगेंगे, रियल्म्स विंडग्रेस ने कहा। हालांकि मेरा ब्लैकसन स्पेसटाइम सुरंगों को तोड़ने और तुरंत परिवहन की अनुमति देने में सक्षम है, फिर भी इसकी क्षमता की एक सीमा है। सुरंग जितनी दूर तक जाएगी उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी होगी, और एक निश्चित बिंदु पर ये और आगे नहीं बढ़ सकती। मैं समझता हूँ, निंग मुस्कुराया। अगर ऐसा न होता तो सिथे बिना किसी सीमा के पूरे कैओसवस में फैल सकते थे। अगर इसमें कुछ अरब साल लगते हैं तो कुछ अरब साल तो लगेंगे ही। कोई बात नहीं। निंग बहुत खुश था। उसने नुवा को ढूंढ लिया था और यह भी जान लिया था कि वह एक हेगेमॉन है। इससे निंग बहुत खुश हुआ। अब उसके पास उस आखिरी बात का अंतिम समाधान निकालने का मौका था जिसकी उसे चिंता थी। पुस्तक 39, अध्याय 9, 7 यात्रा। उस एकांत पर्वत की चोटी पर जी निंग और रियल्म्स विंडग्रेस एक दूसरे के सामने बैठे रहे, जबकि सू यूजी ने उनकी शराब डाली। मास्टर, सू यूजी ने अचानक कहा। निंग ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारे साथ ब्लेसन डोमेन की इस यात्रा पर चलूंगी, सू यूजी ने जल्दी से कहा। वह जानती थी कि चूंकि निंग दाऊमज में असफल रहा था, इसलिए उसकी आयु की एक सीमा थी। हो सकता है कि वह किसी युद्ध में फंस जाए जिससे उसकी आयु और भी तेजी से कम हो जाए। वह निंग के अंतिम दिनों में उसके साथ यथासंभव लंबे समय तक रहना चाहती थी। निंग एक पल के लिए झिझका। वह जानता था कि सू यूजी क्या सोच रही है। अंत में उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मेरे आदेश मानने होंगे। सू यूजी तुरंत मुस्कुराई। ठीक है, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, क्या मैं आपकी यात्रा के पहले भाग में आपकी गति बढ़ाने के लिए ब्लैकसन का उपयोग करूं? रियल्म्स विंडग्रेस थोड़ा हिचकिचा रहा था। निंग ने हंसते हुए कहा, यदि आप अपना सारा खजाना इसमें डाल दें तो भी आप मुझे ब्लैकसन के माध्यम से कितनी दूर भेज पाएंगे? अंतरिक्ष को चीरने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। हिडन फाइंड रियल्म्स, फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के काफी करीब है, जिससे मेरे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ 100 बार करूं तो मेरे सारे खजाने पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, रियल्म्स विंडग्रेस ने कहा। निंग हैरान था। कुछ 100 बार? बुरा नहीं, आप अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे, रियल्म्स विंडग्रेस। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके पास इतना खजाना है। मेरे पास शायद तुम्हारे जितना नहीं है, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, रियल्म्स विंडग्रेस ने हंसते हुए कहा। लोनली किंग ने कैओसवस में लूटपाट की। उसके कई दुश्मन थे, लेकिन उसके पास मुझसे कहीं ज्यादा खजाने भी थे। निंग ने मान लिया। लोनली किंग की पूरी सेना उसकी तरफ से लूटपाट कर रही थी और उसने 3 अदरवाइज लॉर्ड्स को मार गिराया था। उसने सिथे का पूरा शस्त्रागार भी हासिल कर लिया था, और अब वह सब निंग का था। दूसरे शब्दों में, अगर आप ब्लैकसन पर अपने सारे खजाने खर्च भी कर दें तो भी मुझे रियलमशिप के जरिए उड़ान के समय में सिर्फ 10 करोड़ साल से भी कम की बचत होगी।
निंग ने सिर हिलाया। ब्लेसन डोमेन की इस यात्रा में अरबों साल लगेंगे। थोड़ा सा समय बचाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। उसका जीवन काल सीमित था, लेकिन फिर भी उसकी गणना अराजकता चक्रों में की जाती थी। छोटा शब्द शाश्वत सम्राटों और डाउलॉर्ड्स के जीवनकाल के सापेक्ष था। शुक्रिया, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, रिम्सलॉर्ड विंड्रेस ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। निंग के सामने वह खुद को थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि निंग उसे आसानी से मार सकता था। आखिरकार निंग के फ्लेमविंग गॉड पर तो पहले से ही उसकी साजिशें थीं। अगले दिन निंग ने फ्लेमविंग, हेगेमॉन अज़ूरफाइंड, प्रोटेक्टर व्हाइटथॉर और सुयूजी को अपने दायरे में बिठाया और फ्लेमड्रैगन दायरे से प्रस्थान किया। वे दूर ब्लेसन क्षेत्र की ओर जा रहे थे। अनंत महाअंधकार में हेजेमोन एजोरफिएंड क्षेत्र जहाज को चलाने में मदद कर रहा था। ये सुनिश्चित करने के दो तरीके थे कि क्षेत्र जहाज अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता रहे। पहला, अराजकता रत्नों का उपयोग करके उसकी शक्ति को पुनः प्राप्त करना। दूसरा, किसी हेजेमोनिक व्यक्ति द्वारा अपनी अमर ऊर्जा का उपयोग करके उसे सक्रिय बनाए रखना। ये यात्रा अरबों वर्षों तक चलेगी और वे प्रतिदिन यात्रा करेंगे। उपभोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त अराजकता रत्न जुटाना काफी कठिन होगा। हालांकि हेगेमॉन्स लगातार अपनी अमरकी को पुनःपूर्ति कर सकते थे और इसे उस दर पर बहाल करने में पूरी तरह सक्षम थे जो दायरे द्वारा उपयोग की गई दर से अधिक थी। शुक्र है कि हमारे पास एजोरफिएंड है। निंग वहीं खड़ा अंतहीन महान अंधकार को घूर रहा था। हा, एजोरफिएंड ने अपने मुरझाए रूखे चेहरे पर एक अतिशयोक्तिपूर्ण मुस्कान बिखेर दी। सर्वशक्तिमान डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की सेवा करना मेरे लिए सम्मान और आशीर्वाद की बात है। दूसरे हेजेमोन घुटनों के बल बैठकर इस अवसर के लिए भीख मांगते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हे सर्वशक्तिमान डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, अगर आप मुझे बस कुछ संकेत दे सकें तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता से अनंत लाभ उठाऊंगा। बंद करो इसे, निंग ने हल्की कराह के साथ कहा। हे, एजोरफिएंड हंसा। आपकी मुस्कान बहुत ही बदसूरत लग रही है, फ्लेमविंग ने खाते हुए एजोरफाइंड की ओर तिरछी नजर डालते हुए कहा। एजोरफिएंड का बूढ़ा चेहरा तनावग्रस्त हो गया जब उसने फ्लेमविंग की ओर इशारा किया। तुम पेटू, अगर मैं अपने मालिक की चापलूसी करना चाहता हूँ तो ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। यह क्या है? फ्लेमविंग ने उसे घूरा। एजोरफिएंड, क्या तुम जहाज के बाहर जाकर थोड़ी सी मुकाबला करना चाहते हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। एजोरफाइंड ने तुरंत अपनी चाल बदली और फ्लेमविंग की तरफ मुस्कुराकर देखा। अब तक सभी एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। शुरुआत में एजोरफाइंड फ्लेमविंग के साथ इस तरह मजाक करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता। अब तक वे बस एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। सभी एक दूसरे को समझ रहे थे। सू यूजी पास से देखकर मुस्कुराई। जहां तक व्हाइटथॉ की बात है, वह हमेशा की तरह अपने चेहरे पर ईमानदारी भरे भाव के साथ निंग के साथ खड़ा था। बस मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ मार्गदर्शन दूंगा। क्षेत्र पर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करो, निंग ने कहा। अनंत ओमेगा तलवार दाव पर उसकी महारत ने उसे एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया था। निंग को तुरंत ही बाकी सभी दाव बहुत सरल लगने लगे। निंग की दूसरे दाव के बारे में समझ लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं थी, बस उसे कभी कभार ध्यान में समय बिताना था और उन दाव की उसकी समझ आसमान छूने लगी। ये याद रखना जरूरी है कि एक हेजेमोन के रूप में ऑटोक बोलिन को उन सभी अन्य दाव को हेजेमोनिक स्तर तक उन्नत करने में काफी लंबा समय लगा होगा। निंग अब एक हेजेमोन के रूप में ऑटोक बोलिन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और यह कहा जा सकता था कि अब उसकी और ऑटोकों की अंतर्दृष्टि में बस थोड़ा सा ही अंतर था। ऑटोक्स का जन्म एक दाव अनेक दाव को जन्म देता है के सिद्धांत पर हुआ था। इसके विपरीत निंग तलवार के दाव का एक शुद्ध शासक था। तलवार के दाव के संदर्भ में वह समस्त अराजकता विज्ञान में सर्वोच्च विशेषज्ञ था। पर्याप्त समय मिलने पर उसके लिए जल के दाव, बिजली के दाव, संरचनाओं के दाव और उसके अन्य दाव में आधिपत्य प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं होता। दुर्भाग्य से उसके जीवित रहने की एक सीमा थी और इसलिए वह अपनी इच्छानुसार अन्य दाव का अध्ययन नहीं कर सकता था। चिंता मत करो गुरु, अज़ूरफाइंड हंसा। अब तक वह भी निंग को गुरु कहकर पुकार चुका था और उसने भी इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया था। निंग इतना शक्तिशाली था कि अज़ूरफाइंड को अब निंग का सामना करते समय जरा भी गर्व महसूस नहीं होता था। उसे बस समर्पण का एहसास होता था। अब तक संभवतः कई हेगेमॉन उसकी सेवा करने को तैयार हो गए थे। निंग का एक छोटा सा प्रशिक्षण उन हेगेमॉन के लिए एक बहुत बड़ा कर्म आशीर्वाद होता। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 3.9 अरब से ज्यादा साल बीत गए। निंग ने दिवंगत लोनली किंग से मिले खजानों से एक विस्तृत तारा मानचित्र प्राप्त किया था और उसे रियल्म्स लॉर्ड विंग्रेस से भी एक और तारा मानचित्र प्राप्त हुआ था। हालांकि किसी के लिए भी पूरे कैओसवर्स का पूरा नक्शा बनाना असंभव था, फिर भी अब उसके पास उन ज्यादातर जगहों का पूरा रिकॉर्ड था जहां साधक गए थे। इस यात्रा में निंग ने आगे बढ़ने के सबसे उपयुक्त रास्तों के साथ साथ विकृत स्पेस टाइम वाले कुछ स्थानों से होकर सबसे सुरक्षित मार्ग का अनुमान लगाने के लिए लगातार अंकगणित के दाव का उपयोग किया था। इससे उन्हें सबसे खतरनाक वातावरण से भी आसानी से गुजरने में मदद मिली। गुरु, एजोरफाइंड ने जल्दी से कहा, स्क्वायोमिक्स रियल्म्स आगे है। यही वह जगह है जहाँ हेगेमॉन गुडसॉन्ग ने हमसे मिलने के लिए कहा था। वह स्क्वायोमिक्स रियल्म्स के ग्रैंड वार्ड कैनन में होना चाहिए। हेगेमॉन गुडसॉन्ग, निंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसने मुझे नुवा के ठिकाने के बारे में बताया। मुझ पर उसका कर्ज है और मुझे उसे चुकाना चाहिए। मुझे यकीन है कि वह इससे ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। एजोरफिएंड ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर वह ऐसा करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। फ्लेमविंग ने चिल्लाकर कहा, उसका मुंह चर्बी से भरा हुआ था। बस तुम दोनों चुप रहो, निंग ने कहा।
चलो हेगेमॉन गुडसोंग से मिलते हैं। स्वॉश। कुछ ही देर बाद वह क्षेत्र स्क्वेमिक्स रियल्म्स के ग्रैंड वर्ल्ड कैनन में पहुंच गया। यह एक बहुत ही अनोखी जगह थी जहां विकृत स्पेस टाइम परतों में एक साथ आकर एक विशाल स्थानिक घाटी का निर्माण कर रहा था जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। घाटी की गहराई एक और रहस्यमय क्षेत्र की ओर ले जाती थी जो जबरदस्त खतरों से भरा था। यह एक ऐसी जगह थी जो डॉन युद्ध के दौरान बनी थी और घाटी की गहराई कई अवशेषों से भरी हुई थी। हालांकि अब तक निंग को ऐसे अवशेषों या विरासतों की कोई परवाह नहीं थी। ये आ रहे हैं। एक गंजा लाल वस्त्रधारी आदमी ग्रैंड वर्ल्ड कैनन के ठीक ऊपर खड़ा था और उत्सुकता से उस जगह को देख रहा था। कुछ ही क्षणों बाद एक स्पेस टाइम दरार दिखाई दी और उसमें से एक रियल्म शिप निकल आया। लाल वस्त्रधारी आदमी बहुत खुश हुआ और तुरंत उनका स्वागत करने के लिए उड़ गया। कई आकृतियां उस क्षेत्र से उड़ती हुई बाहर आईं। नेता एक सफेद वस्त्रधारी युवक था जिसकी पीठ पर एक काला आवरण था। दूसरों को धुंधला सा आभास हो रहा था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से टुकड़ों में बंट रही है और जैसे जैसे टुकड़े शून्य में विलीन होते जा रहे हैं अनोखी लहरें पैदा हो रही हैं। उसके बगल में रोएदार सिथे रक्षक व्हाइट थॉर और साथ ही एक बेमिसाल खूबसूरत महिला खड़ी थी। एक दुबला पतला सिकुड़ा हुआ बूढ़ा आदमी और एक मोटा आदमी भी था जो मांस का एक टुकड़ा पकड़े हुए था। वह मोटा फ्लेमिंग था। वह जन्मजात पेटू था जो आसानी से पूरे लोगों को निगल सकता था। उसकी भूख वाकई बहुत भयानक थी और उसने अचानक उस गंजे लाल चोगा पहने आदमी की तरफ देखा। ईक। लाल वस्त्रधारी आदमी तुरंत कांप उठा जब उसका अवचेतन मन उसे चीखकर बता रहा था कि वह भयानक खतरे में है। वह जानता था कि वह मोटा आदमी वही पौराणिक कैओस प्रिमोडियल है जिसे डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने वश में कर लिया था, एक ऐसा प्राणी जो उसके जैसे हेगेमॉन्स को आसानी से मार सकता था। हालांकि हेगेमॉन गुडसोंग ये भी जानता था कि इस टीम का सबसे भयानक सदस्य कैओस प्रिमोडियल नहीं था बल्कि उसके सामने खड़ा मासूम सा दिखने वाला सफेद वस्त्र पहने युवक था। गुडसोंग आपको नमस्कार करता है, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। हेगेमॉन गुडसोंग ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और जरा भी अनादर दिखाने का साहस नहीं किया। हेगेमॉन गुडसोंग, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आपकी बदौलत मुझे आखिरकार पता चल गया है कि नुवा कहाँ है। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाता तो शायद मुझे मरते दम तक अफसोस होता। निंग मुस्कुराया। मैंने बहुत पहले वादा किया था कि जो भी उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा मैं उसका एहसान मानूंगा। हेगेमॉन गुडसोंग, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जो भी कर सकता हूँ करूंगा। पुस्तक 39 अध्याय 10 अनुरोध। हेगेमॉन गुडसोंग तुरंत घबरा गया। सच्चाई का क्षण आ गया था। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि एक साम्राज्य भी किराए पर ले लिया था और वो भी इस उपकार के लिए। अगर डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ कुछ भी देने को तैयार न होता तो चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोई भी उसके लिए इतनी मेहनत करने को तैयार न होता। हालांकि हेगेमॉन गुडसोंग घबराया हुआ था। उसे चिंता थी कि उसका अनुरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा और डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को नाराज कर देगा। अंत में एक उपकार बस एक उपकार ही होता है। एक उपकार। अगर हेगेमॉन गुडसोंग जी निंग से कुछ ऐसा करने को कहता जिससे निंग की सच्ची आत्मा और भी तेजी से टूट जाए तो निंग शायद तुरंत मना कर देता। इस प्रकार उसकी मांग की एक सीमा थी। हेगेमॉन गुडसोंग खुद थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या चाहिए। उसे पूरा यकीन था कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उस पर हमला नहीं करेगा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, हेगेमॉन गुडसोंग ने आदरपूर्वक कहा, मैं हेगेमनी के स्तर पर बहुत पहले पहुंच गया था, मुझे याद भी नहीं। मेरे कई दोस्त हैं और उनमें से कई तो अदरवर्स लॉर्ड्स बन गए हैं, लेकिन मैं एक साधारण हेगेमॉन ही हूँ जिसकी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। निंग सुनता रहा। डाउलॉर्ड, जैसा कि आप जानते हैं हम 8 डोमेन के काफी करीब हैं। हालांकि हेगेमॉन काफी शक्तिशाली हैं, फिर भी यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो हेगेमॉन से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। हेगेमॉन गुडसोंग ने दुखी होकर कहा। निंग को सहमत होना पड़ा। यह एक ऐसी जगह थी जो उस 16 लोक मंडल गठबंधन से बिल्कुल अलग थी जिसमें वह रहता था। 8 क्षेत्र, वे किसी भी अन्य स्थान की तुलना में लोक मंडल के प्रमुख तत्वों के अधिक निकट थे, स्वयं प्रमुख तत्वों के अलावा जिन्हें खोजना लगभग असंभव था। 8 क्षेत्र पूरे अराजकता लोक मंडल के सबसे केंद्रीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। यह अनगिनत खजानों और विशेषज्ञों से भरा हुआ था। यही कारण था कि पड़ोसी लोक मंडलों की प्रमुख शक्तियां अक्सर उनके भीतर अन्वेषण और साहसिक कार्य करती थीं। 8 क्षेत्रों में कई प्रमुख शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं, लेकिन कुछ ने अपने इच्छित खजानों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। कभी कभी 8 डोमेन में एक अन्य ब्रह्मांड प्रकट होता था, साथ ही सिथे हथियार और अन्य वस्तुएं भी। यहाँ तक कि नुवा, जो उस समय केवल विश्व स्तर पर था, किसी तरह 3 लोगों से ब्लेसन डोमेन तक पहुंच गया था और फिर वहां उसे एक सिथे हथियार मिला। ब्लेसन डोमेन 8 डोमेन में से एक था और यह वास्तव में एक विशेष स्थान था। इसकी तुलना में फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स मुख्य सारों से बहुत दूर था। इसे एक परिधीय पिछड़े क्षेत्र जैसा माना जा सकता था, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम अदरवर्स लॉर्ड्स रहते थे। यह मूल से बहुत दूर था। तो आप वास्तव में क्या पूछ रहे हैं? निंग ने कहा। हेगेमॉन गुडसोंग ने दांत पीसते हुए कहा, डाउलॉर्ड, मैं अपनी शक्ति को अदरवर्स लॉर्ड के स्तर तक बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, तुमने सचमुच ऐसा अनुरोध करने की हिम्मत की? पास खड़े हेजमन एजोरफियंग ने ठंडी हंसी उड़ाई। आमतौर पर बाहरी तरीकों से अदरवर्स लॉर्ड स्तर की शक्ति तक पहुंचने के 3 तरीके हैं।
पहला है किसी अदरवस पर नियंत्रण करना। हालांकि हर एक अदरवस के प्रकट होने से एक उन्मत्त संघर्ष और प्रतिस्पर्धा शुरू होगी जो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर होगी। दूसरा है गोल्डन एम्परर रूप प्राप्त करना और अनुष्ठानिक बलि के माध्यम से उसका उपयोग करके गोल्डन एम्परर बनना। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये चीजें कितनी दुर्लभ और मूल्यवान हैं? यहाँ तक कि लोनली किंग ने भी खुद को गोल्डन एम्परर में बदलने का फैसला किया था। तुम कौन हो और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इसके लायक हो? आखिरी तरीका है बेहद शक्तिशाली सिथे हथियार हासिल करना जो आपको अदरवस लॉर्ड की शक्ति को उजागर करने में मदद कर सकें। कुछ सिथे हथियार मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर। एक सिथे हथियार जो आपकी शक्ति को अदरवस लॉर्ड के स्तर तक बढ़ा देगा, संभवतः गोल्डन एम्परर रूप जितना ही मूल्यवान होगा। निंग ने भी भौहें चढ़ाईं। क्या वह ऐसा कर सकता था? कर सकता था। लोनली किंग के पास कुल 6 बेहद शक्तिशाली सिथे हथियार थे, लेकिन वह खुद आमतौर पर उनमें से केवल 3 का ही इस्तेमाल करता था। इन 6 में सबसे कीमती था चांदी का सिंहासन, जो भ्रामक प्रतिरूप बना सकता था और स्पेस टाइम में घूमकर भागने में मदद कर सकता था। यह इतना भयानक हमला करने की शक्ति भी जुटा सकता था कि पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाए। अन्य सिथे हथियार थोड़े कमजोर थे, लेकिन फिर भी वे एक हेगेमॉन को अन्यवर्स लॉर्ड स्तर की शक्ति तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन निंग उन्हें नुवा और 3 लोगों को देने की योजना बना रहा था। मैं एक साधक हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य अपनी व्यक्तिगत शक्ति को यथासंभव बढ़ाना है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हेगेमॉन गुडसोंग ने निंग की ओर देखा। निंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अन्य लोग आशीर्वाद हैं जिनकी केवल आशा की जा सकती है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे लिए एक भी नहीं ढूंढ सकता। ये हथियार, हालांकि मेरे पास कुछ हैं, लेकिन उनके लिए मेरे पास पहले से ही योजनाएं हैं। जहां तक स्वर्ण सम्राट के रूपों की बात है, मेरे पास कोई नहीं है। लोनली किंग ने बहुत पहले ही अपने सभी स्वर्ण सम्राट रूपों का उपयोग कर लिया था। डाउल और डार्कनॉर्थ, हो सकता है कि आपके पास कोई न हो, लेकिन पास में ही दिव्य संप्रभु गोल्डसन के नाम से जाना जाने वाला कोई व्यक्ति है। हेगेमॉन गुडसोंग ने अचानक कहा। दिव्य प्रभु गोल्डसन? निंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या आप मेरे मालिक से कह रहे हैं कि वह जाकर उससे ले आए? एजोरफिएंड ने घूर कर देखा। हेगेमॉन गुडसोंग ने कहा, यदि डाउल और डार्कनॉर्थ स्वर्ण सम्राट का रूप मांगने गया, तो मैं समझता हूँ कि दिव्य संप्रभु गोल्डसन उसे अस्वीकार करने का साहस नहीं करेगा। निंग इस पर विचार करने लगा। हालांकि रिंसलॉर्ड विंग्रेस ने निंग को जो तारा मानचित्र दिया था वह काफी अधूरा था, फिर भी उसमें विभिन्न क्षेत्रों की सर्वोच्च शक्तियों के बारे में जानकारी दर्ज थी। 16 लोगों का गठबंधन एक तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन 8 लोगों के आसपास के क्षेत्र को अराजकता के मूल का हिस्सा माना जा सकता है। यहाँ विशेषज्ञ अविश्वसनीय रूप से आम थे, और जो लोग स्थानीय शासक बन पाए वे सभी असाधारण थे। दिव्य प्रभु गोल्डसन निस्संदेह एकाकी राजा जितना ही शक्तिशाली था। यदि एकाकी राजा को एक पागल कहा जा सकता है, तो दिव्य प्रभु गोल्डसन एक सम्राट की तरह था जिसने इस पूरे क्षेत्र को अपने शासन में एकीकृत कर लिया था। दिव्य सम्राट गोल्डसन कुल 8 निकटवर्ती लोगों पर शासन करता था। वह स्वयं एक अन्य लोक स्वामी था, और उसने अतीत में सिथे शस्त्रागार भी प्राप्त किए थे। उसने एक बार अपने अधीनस्थ हेगेमन्स को 2 स्वर्ण सम्राट रूप प्रदान किए थे, और वादा किया था कि जो कोई भी महान पुण्य करेगा उसे भी एक स्वर्ण सम्राट रूप दिया जाएगा। तुम बहुत साहसी हो, निंग ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि बाद में ईश्वरीय सम्राट गोल्डसन तुम्हें पकड़ने आएंगे? नहीं। हेगेमॉन गुडसोंग की आंखों में एक उन्मादी भाव उभर आया। एक बार मैं स्वर्ण सम्राट बन गया तो किसी के लिए भी मुझे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है जिसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, और मैं पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। मुझे किस बात का डर है? बहुत अच्छा, निंग ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं दिव्य सम्राट गोल्डसन से मिलने जाऊंगा। निंग ने सोचा कि दिव्य सम्राट से मिलना एक अच्छी बात हो सकती है। मुझे रास्ता दिखाने दो। हेगेमॉन गुडसोंग खुश हुआ। किसी हेगेमॉन के लिए शक्ति में एक और स्तर बढ़ाना बेहद मुश्किल था। ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए कई हेगेमॉन अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। अफसोस, बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता। हेगेमॉन गुडसोंग ने अपनी जान सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी। उन्हें स्क्वेयरमिक्स रियल्मवर्स से गोल्डसन रियल्मवर्स तक, जो कि दिव्य प्रभु गोल्डसन के शासन का केंद्रीय क्षेत्र था, उड़ान भरने में 5 मिलियन वर्ष से अधिक का समय लगा। फुसफुसाहट। उनके सामने एक विशाल ज्वलंत तारा था जो असीम ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। इस ज्वलंत तारे की सतह वास्तव में कई सुंदर महलों से ढकी हुई थी। ये दिव्य सम्राट गोल्डसन का गोल्डसन महल था, और यहाँ 10 से ज्यादा हेगेमॉन निवास करते थे। 2 स्वर्ण सम्राट और 16 अश्वेत सम्राट भी थे। ये ज्वलंत तारा वास्तव में एक अद्भुत सिथे हथियार भी है। सफेद वस्त्र पहने निंग ने तारे को घूरते हुए मूल्यांकन किया। उन्होंने इस क्षेत्र यान का उपयोग स्पेस टाइम को पार करने और इस स्थान पर आने के लिए किया था। महलों के इस पूरे समूह को ढकने वाली संरचनाएं अत्यंत गूढ़ और गहन हैं। इस स्थान पर आक्रमण करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। डाउल और डार्कनॉर्थ, हेगेमॉन गुडसोंग ने खुशामद की। आओ, हम दिव्य सम्राट गोल्डसन से मिलें। मुझे उनके बारे में जानने की उत्सुकता है। निंग को दिव्य सम्राट गोल्डसन के बारे में काफी सकारात्मक धारणा थी, क्योंकि वह व्यक्ति सचमुच दाव के प्रति समर्पित था। उसे स्पष्ट रूप से स्वर्ण सम्राट के रूपों तक पहुंच थी, लेकिन उसने अनुष्ठानिक बलिदान नहीं किया था। इससे ये स्पष्ट था कि वह अभी भी एक शासक बनने के प्रयास में लगा हुआ था। फुफ। निंग तुरंत सू यूजी, व्हाइटथॉ और बाकियों को साथ लेकर उस ज्वलंत तारे की सतह की ओर उड़ चला। जैसे ही वे उतरे, रुको, एक जोरदार चीख सुनाई दी, और उसके बाद एक गोमेद मानवरूपी प्राणी भयंकर रूप से उड़ता हुआ ऊपर आया।
निंग के समूह को देखकर वह भौंका। ये जगह गोल्सन पैलेस है, यहाँ अतिक्रमण वर्जित है। गोल्सन पैलेस के रक्षक के रूप में वह बहुत पहले ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अहंकारी व्यवहार करने का आदी हो चुका था। फ्लेमिंग ने एक ठंडी सिसकारी भरी। उसकी आभा दुष्टता से भड़क उठी, जिससे गार्ड को तुरंत खतरे का एक भयानक एहसास हुआ। दिव्य सम्राट गोल्सन को संदेश भेजो, उन्हें बताओ कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उनसे मिलने आए हैं। निंग मुस्कुराया। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उससे मिलने आया है? पहरेदार एक पल के लिए शून्य भाव से देखता रहा। अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। जब उसने इस आदमी के इर्द गिर्द घूम रही ढेरों अफवाहों के बारे में सोचा तो उसकी आवाज कांपने लगी और उसने सम्मानपूर्वक कहा, जरा रुको डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, मैं अभी खबर भेजता हूँ। निंग ने सिर हिलाया और गार्ड तुरंत उड़ गया। गुरु, आप उसके साथ इतने विनम्र क्यों हैं? सीधे उड़कर अंदर आ जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि दिव्य सम्राट गोल्सन इसके बारे में क्या करते हैं। हेगेमोन अज़ूरफाइंड ने कहा, मेरे पास पहले से ही सत्ता का जबरदस्त लाभ है, इसका इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। गोल्सन महल के भीतर दिव्य सम्राट गोल्सन की सेवा 2 महिला सेवकों द्वारा की जा रही थी। वे अपने हाथों में एक ज़ेड पर्ची लिए हुए थे और उसे देख रहे थे और उस पर ध्यान कर रहे थे। दिव्य सम्राट, दिव्य सम्राट। बाहर से एक उन्मत्त चीख आई जब काला सम्राट रक्षक कमरे में दौड़ता हुआ आया। हर्म। दिव्य सम्राट गोल्सन की आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी जब उन्होंने गार्ड की तरफ देखा। दिव्य सम्राट एक ऐसे व्यक्ति थे जो शिष्टाचार और पद का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से इस बात पर चिढ़ हुई कि इस गार्ड ने उनके निजी ध्यान कक्ष में घुसने की हिम्मत की। दिव्य सम्राट, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ आ गया है, गार्ड ने उन्मत्त होकर पुकारा। दिव्य सम्राट गोल्सन ने झट से कहा, और अगर डाउलॉर्ड तो क्या हुआ? क्या तुमने डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ कहा? उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका दिल कांपने लगा। स्वाभाविक रूप से उसे जरा भी गर्व या अहंकार महसूस नहीं हुआ जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो उसे आसानी से मार सकता था। दरअसल उसे थोड़ा डर लगा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक उससे मिलने क्यों आ गया? क्या ऐसा हो सकता है कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उसे मारने और उसके खजाने लूटने आया हो? वह कहाँ है? दिव्य सम्राट गोल्सन को महसूस हुआ कि उसका दिल कांप रहा था। वह महल के द्वार के ठीक बाहर है, गार्ड ने कहा।